So we'll go ahead with the next type of special purpose PN junction diode. If you remember, हमने लास्ट लेक्चर में we have started off with special purpose PN junction diode. चार टाइप के special purpose PN junction diode हमको कवर करने थे. सबसे पहला था Zener diode which is used as a voltage regulator. और if you remember, हम Zener diode को ऑपरेट करते हैं अंडर ब्रेकडाउन रीजन ऑफ रिवर्स बायस. उसके बाद हमने देखा सेकेंड टाइप विच इज फोटोडायोड. फोटोडायोड भी एक स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड है विच इज यूज्ड एज फोटो सेंसर. इट इज आल्सो ऑपरेटेड अंडर रिवर्स बायस बट लो वोल्टेजेस. तो हम लोग ब्रेकडाउन तक जाते नहीं है व्हेन यू वांट टू यूज पीएन जंक्शन डायोड एज फोटोडायोड. और उसके बाद और दो स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड थे. एक है सोलार सेल विच इज आल्सो कॉल्ड एज फोटोवोल्टाइक सेल. एंड इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था कि जो सोलार सेल है या जो फोटोवोल्टाइक सेल है इसको हम नो बायस कंडीशन में यूज़ करते हैं. नॉर्मली हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं? फॉर एग्जांपल जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है. फॉर एग्जांपल जैसे हमने मून पे रिसेंटली एक मिशन लॉन्च किया था जिसमें यू विल सेंड अ रोबोट एंड वहाँ से आपको डेटा मिलने वाला है बिकॉज दैट रोबोट विल डू सर्टेन एनालिसिस एंड सेंड यू द डेटा. तो अभी रोबोट को जो भी एनालिसिस करना है और तुमको डेटा यहाँ पे भेजना है, रोबोट मतलब रोवर, तो वो सब एनालिसिस करके इंफॉर्मेशन भेजने के लिए इलेक्ट्रिसिटी लगेगा ना. यू नीड टू हैव पावर. अब वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे मिलेगा? हमने तो यहाँ से कोई वायर छोड़ा नहीं. तो वो जनरेट करेगा विद द हेल्प ऑफ सोलार सेल. ये सोलार सेल तुमने और कहाँ देखा है? स्ट्रीट लैंप्स में. बहुत सारे अभी आजकल स्ट्रीट लाइट्स के ऊपर सोलार पैनल लगा होता है, तो दिस आर काइंड ऑफ सोलार सेल्स. तो सोलार सेल और फोटोवोल्टाइक सेल, सोलार सेल्स आर आल्सो नोन एज फोटोवोल्टाइक सेल. अब इसको फोटोवोल्टाइक क्यों बोलते हैं? बिकॉज यहाँ पे जब लाइट मतलब फोटॉन इंसिडेंट होगा तो इट विल जनरेट वोल्टेज, इसलिए उसको बोलते हैं फोटोवोल्टाइक सेल. सो लाइट इंसिडेंट ऑन अ सोलार सेल प्रोड्यूसेस बोथ अ करंट एंड अ वोल्टेज टू जनरेट इलेक्ट्रिक पावर. So whenever there are photons which are incident on a solar cell, they produce a current as well as voltage to generate power. तो solar cell thus works as a source of DC power. ये important है. If you remember, मैंने आपको बताया था कि most of the devices that we use they work on DC, including the lights. जो भी तुम घर में लाइट यूज करते हो, जो भी लैंप यूज करते हो, चाहे वो एलईडी हो या फिर बल्ब के फॉर्म में हो, ऑल ऑफ देम वर्क ऑन डीसी. अब प्रॉब्लम क्या था? हमारे घर में अगर यूज करना होता तो सप्लाई क्या आ रहा है? एसी. फिर एसी को किस में कन्वर्ट करोगे? डीसी में. तो वो रेक्टिफायर सर्किट लगेगा, है ना. लेकिन यहाँ सोलार सेल का एडवांटेज ये है कि सोलार सेल हमको डायरेक्टली डीसी पावर ही देता है, राइट. इसका मतलब मैं सोलार सेल से डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर सकता हूँ. तो आई डोंट हैव टू पुट अ रेक्टिफायर सर्किट टू कन्वर्ट एसी टू डीसी. So it gives you pure DC power. Then this is the general schematic structure of a solar cell. बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है. एज यू सी एक बहुत थिन एन टाइप लेयर है. तो एन टाइप इज अ वेरी थिन लेयर एंड यू हैव अ वेरी थिक बेस ऑफ पी टाइप. अब ऐसा क्यों वो हम धीरे धीरे देखेंगे स्टेप बाय स्टेप. यहाँ पे क्योंकि ये भी पीएन जंक्शन डायोड है, फोटो डायोड भी पीएन जंक्शन डायोड था, और इन दोनों का वर्किंग ऑलमोस्ट सिमिलर है. नॉट एग्जैक्टली बट ऑलमोस्ट. जैसे फोटो डायोड में तुमने देखा था कि फोटॉन्स कहाँ इंसिडेंट होते हैं? डिप्लीशन रीजन में. वहाँ पे क्या जनरेट होता है? इलेक्ट्रॉन होल पेयर. यहाँ भी वैसा ही होने वाला है. सिर्फ यहाँ पे यू नीड टू रिमेम्बर एन टाइप इज अ वेरी थिन लेयर और जो पी टाइप है इट इज अ थिक बेस. देन उसके ऊपर हमने लगा के रखा है एक एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग. एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग के दो काम है. पहले तो नाम में है एंटी रिफ्लेक्शन. एंटी रिफ्लेक्शन है ना. हम भी आजकल यूज करते हैं. हम लोग रिफ्लेक्शन कोटिंग यूज करते हैं, अगर तुमको पता होगा. पता है चश्मे के ऊपर आता ना, चश्मे के ऊपर आपको पूछते हैं कि आपको लेयर लगा के दे क्या, कोटिंग करके दे क्या. इट इज बेसिकली रिफ्लेक्टिंग कोटिंग. क्योंकि वो जो अल्ट्रावायलेट रेज आ रहे हैं विच एवर स्क्रीन यू आर यूजिंग, हम लोग स्क्रीन पे बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, कंप्यूटर से टाइम स्पेंड करते हैं, तो वहाँ से अल्ट्रावायलेट लाइट भी आ सकता है. इट कैन गो इनसाइड योर आई. तो यूवी प्रोटेक्शन बोलते हैं उसको. तो वो यूवी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है. रिफ्लेक्ट, ये एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग है. एंटी मतलब ये रिफ्लेक्शन नहीं करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा. ये लाइट को क्या करेगा? पास होने देगा. लेकिन इसके दो पर्पज है.
नाम में जैसा है एंटी रिफ्लेक्शन, वो तो करेगा ही, लेकिन विजिबल लाइट के लिए, विजिबल लाइट को वो रिफ्लेक्ट होने देगा नहीं, विजिबल लाइट को पास करवा देगा, मतलब वो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करता है। लेकिन एट द सेम टाइम वही कोटिंग इंफ्रारेड रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देता है, वो अलाउ नहीं करता है आईआर को अंदर जाने के लिए। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इफ यू नो, अगर नहीं पता तो अभी पता लग जाएगा। इंफ्रारेड रेडिएशन, infrared radiation, you need to remember, they generate heat, and if you remember, सेमीकंडक्टर के जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। तो अगर आईआर रेडिएशन अंदर चला गया, इट विल बेसिकली जनरेट हीट, और अगर हीट जनरेट हुआ तो इसके प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगे। तो हमने जिस पर्पस के लिए इसको बनाया था वो पर्पस पूरा ही नहीं होने वाला हमारा। इसलिए जो एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग है वो विजिबल को एब्जॉर्ब करता है, विजिबल को पास करता है। क्योंकि दिख रहा है तुमको सनलाइट अंदर आ रहा है, फिर यहाँ पे लिखा है एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग। तो एंटी रिफ्लेक्शन मतलब एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन किसको करेगा? विजिबल लाइट, और आईआर को वो रिफ्लेक्ट कर देगा। तो एक ही चीज दो काम कर रहा है। एंड देन इफ यू सी, ये जो एन साइड था या जो ये नीचे का पी साइड है, इसी को हम लोग कोटिंग करते हैं कंडक्टिंग मटेरियल से, और वही यूज कर लेते हैं कॉन्टैक्ट के लिए। क्योंकि रिमेंबर, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को यू नीड टू हैव टू टर्मिनल्स। तो हमने एन साइड को एक कंडक्टिंग मटेरियल से कोट किया। आप बोलोगे कंडक्टिंग से क्यों कोट किया? एंटी रिफ्लेक्शन समझ में आया, कंडक्टिंग से क्यों कोट किया? तो थोड़ा रुक जाओ, जब एग्जैक्ट वर्किंग आएगा तब समझेगा आपको। तो हमने एन और पी दोनों साइड को कंडक्टिंग मटेरियल से कोटिंग करके रखा है। और यू नो, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट के लिए तुमको कंडक्टिंग मटेरियल लगता है ना। फॉर एग्जाम्पल, अब ये तो टूट गया वैसे, लेकिन अगर होते तो दो टर्मिनल होते ना, दो ऐसे दो। तो ये हम लोग यूज करते हैं किसके लिए? पावर सप्लाई देने के लिए, एज अ इनपुट और आउटपुट। गुड। तो कंडक्टिंग मटेरियल यहाँ पे कोट किया है। तो एक काम करो, यहीं से दो टर्मिनल निकाल लो, इसको बोलते हो फ्रंट कॉन्टैक्ट ऊपर वाले को, और नीचे को बोलते हो बैक कॉन्टैक्ट या फिर रियर कॉन्टैक्ट। तो दैट इज अ बेसिक स्ट्रक्चर। और जो भी ये सोलर सेल वोल्टेज जनरेट करेगा, तुमने सीधा किसको दे दिया? लोड रेजिस्टेंस। मतलब तुम डायरेक्टली, तुमको बल्ब चलाना है तो बल्ब का रेजिस्टेंस, तुमको कोई और चीज यूज करनी है उसका रेजिस्टेंस। कैलकुलेटर में यूज करते हैं हम लोग छोटे छोटे सोलर सेल। तो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम यूजिंग सोलर सेल टू ऑपरेट अ कैलकुलेटर, तो एक कैलकुलेटर का रेजिस्टेंस हो जाएगा उस केस में। तो रिमेंबर, इट कंसिस्ट ऑफ अ पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन, द एन साइड ऑफ द जंक्शन फेसेस सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन किस पे इंसिडेंट हो रहा है? एन साइड पे। किस पे? एन साइड पे। द पी साइड इज रिलेटिवली थिक एंड इज एट द बैक ऑफ द सोलर सेल। तो जो पी साइड है वो थिक है, वो नीचे की तरफ है, बैक साइड पे है। बोथ द पी साइड एंड एन साइड आर कोटेड विद अ कंडक्टिंग मटेरियल, जैसे मैंने अभी बताया आपको। देन द एन साइड इज कोटेड विद एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग which allows visible light to pass through it. At the same time, ये ही रिफ्लेक्शन एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग का और एक काम है। द मेन फंक्शन ऑफ दिस कोटिंग इज टू रिफ्लेक्ट द आईआर रेडिएशन, हीट रेडिएशन, क्योंकि आईआर विल जनरेट हीट बेसिकली, एंड प्रोटेक्ट द सोलर सेल फ्रॉम हीट। हमको सोलर सेल को हीट नहीं होने देना, उसका सिंपल रीजन है, सोलर सेल इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस जिसके जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। So this is necessary. This is necessary because the electronic properties of semiconductors are sensitive to fluctuations in temperature. This coating works as electrical contact of the solar cell. तो हम दो कॉन्टैक्ट निकालेंगे। द कॉन्टैक्ट ऑन द एन साइड इज कॉल्ड एज फ्रंट कॉन्टैक्ट, और पी टाइप से निकाला कौन है? बैक कॉन्टैक्ट या फिर रियर कॉन्टैक्ट। जैसे एज यू कैन सी, यू हैव अ रियर कॉन्टैक्ट एंड यू हैव अ फ्रंट कॉन्टैक्ट। The N side of solar cell is thin. अभी आ गया इंपॉर्टेंट पार्ट, मैंने बोला ना बहुत थिन है, क्यों है वो बताऊंगा। लाइट कौन से साइड पे इंसिडेंट हो रहा है? एन की पी? एन। और मैंने आपको बोला कि फोटोडायोड में, जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था, और सोलर सेल में एक चीज कॉमन है, वहां पे लाइट कहाँ इंसिडेंट करवा रहे थे तुम? डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन रीजन। यहाँ पे भी कहाँ होने चाहिए? डिप्लीशन रीजन। तो लाइट एक्चुअली डिप्लीशन रीजन पे इंसिडेंट हो ही नहीं रहा, किस पे हो रहा है? एन। तो एन को इतना थिन बना दिया हमने कि जो लाइट है वो एन को पेनिट्रेट कर जाएगा, और कहाँ जाएगा? डिप्लीशन रीजन में। The N side of solar cell is thin so that the light incident on it reaches the depletion region where the electron hole pairs are
जनरेटेड। तो इसको थिन बनाने का यही रीजन है कि ये जो फोटॉन्स है, जो लाइट है, इट शुड पेनिट्रेट द एन रीजन, और कहाँ जाना चाहिए वो, डिप्लीशन में। तो रिमेंबर, इमेजिनेशन बढ़ाना पड़ेगा आपको। ऊपर है एन टाइप, नीचे है पी टाइप। एन टाइप में मेजोरिटी है इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में, पी टाइप में है होल्स वैलेंस बैंड में, बराबर। तो ये जो एन टाइप और जो पी टाइप जहाँ सेपरेट हो रहा है वो जंक्शन होता है पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन के दोनों साइड पे, एन साइड में और पी साइड में एक रीजन होता है जिसको बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। फोटोन कहाँ से आ रहा है, एन से, तो उसको कहाँ जाना है, डिप्लीशन रीजन में। तो एन साइड थिन होना चाहिए, तो एन साइड इज गुड। देन अब जो वर्किंग ऑफ सोलर सेल है वो मैंने एक डायग्राम के हेल्प से भी यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, दैट वी विल सी। पहले समझ लेते हैं कि करके। व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सोलर सेल, और मैंने एकदम स्टेप बाय स्टेप बताया कि क्या क्या सीक्वेंस होने वाला है। व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सोलर सेल, द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट टेक प्लेस। तो जब भी लाइट आया सोलर सेल पे, what will be the sequence of event that will take place? Number one, electron hole pairs are generated in the depletion region of the p-n junction. These are photo generated carriers. Good. और थोड़ा सा मेरा एक्सपेक्टेशन अभी ये भी है कि मैंने आपको एनर्जी लेवल डायग्राम बताया था, मैंने आपको एग्जैक्टली बताया था कि नो बायस में एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे होते हैं, फॉरवर्ड बायस में कैसा होता है, रिवर्स बायस में कैसे होता है। तो नो बायस कंडीशन में फर्मी लेवल एन साइड का और पी साइड का मैच होता है, कोइंसाइड होता है, राइट। तो उस केस में जो पी टाइप है, पी टाइप का कंडक्शन बैंड ऊपर है, कहाँ है, ऊपर है, और एन टाइप का नीचे है। पी टाइप के कंडक्शन बैंड में माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है, एन टाइप के वैलेंस बैंड में माइनॉरिटी होल्स है, पक्का। तो रिमेंबर, पी टाइप का कंडक्शन बैंड ऊपर है, एन टाइप का नीचे है। तो एन टाइप के कंडक्शन बैंड से पी टाइप के कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाने का तो क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि वो उनके लिए एक बैरियर बन गया ना, बैरियर, जिसको तो बैरियर पोटेंशियल बोलते हो। अब फोटोन आया डिप्लीशन लेयर पे, डिप्लीशन रीजन में, उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन होल पे जनरेट किया। कहाँ किया, मोस्टली पी टाइप में, डिप्लीशन रीजन ऑफ द पी टाइप। तो पी टाइप के वैलेंस बैंड से, इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, पी टाइप के कंडक्शन बैंड में। और पी टाइप का कंडक्शन बैंड ये एन टाइप के कंडक्शन बैंड से ऊपर था कि नहीं था, इसका मतलब जो पी टाइप के कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन है उसको एन टाइप के कंडक्शन बैंड में आने में कोई प्रॉब्लम होने वाला है क्या, नहीं होने वाला। तो ये सब याद रखना आप। नेक्स्ट स्टेप इज इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर सेपरेटेड एंड कलेक्टेड एट द कैथोड एंड एनोड। वही तुमको मैंने बताया, फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन होल पे जनरेट हुए, इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, कंडक्शन बैंड ऑफ पी टाइप, वहां से वो कहाँ आएंगे, कहाँ आ सकते हैं, एन टाइप में आ सकते हैं। तो दे कैन बी कलेक्टेड, दे कैन बी सेपरेटेड एंड कलेक्टेड। तो हम लोग सेपरेट करके कलेक्ट कर सकते हैं उनको। द कैरियर्स आर एक्यूमुलेटेड एंड जनरेट अ वोल्टेज अक्रॉस द सोलर सेल। तो ये जो कैरियर्स थे, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स, उनको तुमने सेपरेट करके कलेक्ट कर लिया, और व्हेन यू कलेक्ट देम यू हैव पॉजिटिव चार्जेस, होल्स सेपरेटेड फ्रॉम नेगेटिव चार्जेस। जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का सेपरेशन होता है, वहां पे क्या जनरेट होता है, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस। तो दिस इज हाउ यू जनरेट अ वोल्टेज अक्रॉस द सोलर सेल। तो ये देखो यहाँ पे वोल्टेज दिख रहा होगा तुमको, प्लस माइनस लिखा है। तो जो पॉजिटिव होल्स थे, दे आर कलेक्टेड हियर इन द पी साइड, एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन कलेक्टेड ऑन द एन साइड। क्योंकि देखो, इलेक्ट्रॉन पी साइड के वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गया, लेकिन वहां से वो एन टाइप के कंडक्शन बैंड में आया और उसको वहां से हमने कलेक्ट कर लिया। और जो इलेक्ट्रॉन ऊपर गया वो वैलेंस बैंड में क्या बना के गया, होल, और होल को हमने कहाँ से कलेक्ट कर लिया, पी साइड से। तो पी साइड से कौन कलेक्ट हो रहा है, होल, और एन साइड से इलेक्ट्रॉन। तो तुमको मिल गया एक पोटेंशियल डिफरेंस, डायरेक्ट डीसी सोर्स बन गया ये। पावर दस प्रोड्यूस इज डिसिपेटेड, मतलब हम लोग क्या करते हैं, जो भी पावर प्रोड्यूस हुआ ना, जो भी वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ, हम लोग डायरेक्टली जो भी इंस्ट्रूमेंट हमको यूज करना होगा उसमें लगा देते हैं, तो वो डायरेक्टली यूज हो जाता है। तो वी कैन यूज डायरेक्टली द वोल्टेज जनरेटेड बाय सोलर सेल टू रन एनी डिवाइस दैट वी वांट। तो द पावर इज डिसिपेटेड इन द लोड रेजिस्टेंस। गुड। अब थोड़ा सा ये तुमको कंफ्यूज कर सकता है, मैं पहले कंफ्यूज करूंगा, फिर उसको तुम्हारा जो नोट्स का डायग्राम है उसके साथ मैच करेंगे।
तो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताया था, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स? ग्राफ ऑफ करंट वर्सेस वोल्टेज। इलेक्ट्रॉनिक्स में हमेशा कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब होता है ग्राफ ऑफ वोल्टेज वर्सेस करंट। गुड। अब थोड़ा सा मैं जाता हूँ पीएन जंक्शन के बेसिक्स में। तो सबसे पहले फॉरवर्ड बायस कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि वो फॉरवर्ड बायस में यू कनेक्ट पी टाइप टू पॉजिटिव एंड एन टाइप टू नेगेटिव, फॉरवर्ड बायस करते हो उसको। तो यू हैव कैरेक्टरिस्टिक इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। और रिवर्स बायस में पी टाइप टू नेगेटिव एंड एन टाइप टू पॉजिटिव, रिवर्स बायस। वो कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ होते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट। तो तुम्हारे पास दो क्वाड्रेंट खाली है, सेकेंड एंड फोर्थ। पक्का? आइडियली स्पीकिंग सोलार सेल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आइडियली फोर्थ क्वाड्रेंट में होते हैं, फोर्थ में। लेकिन ये तुमको दिखाते हैं फर्स्ट में। वो क्यों दिखाते हैं बताता हूँ बाद में। तो पहले हम लोग देखो ये एक्चुअली ये है। अब आप इंजीनियरिंग में जाओगे तो फर्स्ट ईयर में आपको एक्सपेरिमेंट ही करना है, तो यू विल डू दिस एक्सपेरिमेंट। सो थ्योरेटिकली यू शुड गेट दिस कैरेक्टरिस्टिक्स। अब यहाँ पे ये जो ISC लिखा है और ये VOC लिखा है, इसका मतलब समझ लो। OC स्टैंड्स फॉर ओपन सर्किट एंड SC स्टैंड्स फॉर शॉर्ट सर्किट, राइट? ओपन सर्किट का मतलब क्या? गोइंग बैक टू दिस डायग्राम, नाउ इमेजिन मैंने लोड लगाया ही नहीं होता, आई एम नॉट पुटिंग एनी डिवाइस हियर, लेकिन फोटोन तो इस पे आ रहा है, मतलब वोल्टेज तो जनरेट हुआ। लेकिन क्योंकि यहाँ पे तुमने लोड नहीं लगाया तो सर्किट कंप्लीट हुआ क्या? नहीं हुआ। सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ तो उसको बोलते हो ओपन सर्किट। ओपन सर्किट। अगर सर्किट कंप्लीट हुआ नहीं तो करंट यूज होगा क्या? नहीं। तो जितना वोल्टेज जनरेट हुआ वो पूरा का पूरा एज इट इज रह गया, यूज ही नहीं हुआ। पक्का? हाँ कि ना? तो ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंफिनिटी, क्योंकि तुमने वायर ही काट दी, कुछ लगाया ही नहीं। तो ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस क्या होगा? इंफिनिटी, क्योंकि करंट नहीं पास हो रहा। करंट कब नहीं पास होता? V इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू V/R। करंट जीरो मतलब रेजिस्टेंस कितना? इंफिनिटी। इसको बोलते हो ओपन सर्किट। बहुत बेसिक टर्म्स है, बहुत बेसिक टर्म्स है, लेकिन ये अभी चीजें पता होनी चाहिए। ओपन सर्किट मतलब ओपन सर्किट, कुछ नहीं लगाया तुमने, मतलब करंट को जाने के लिए रास्ता नहीं है, मतलब रेजिस्टेंस इंफिनिटी है, मतलब वोल्टेज जनरेट हुआ लेकिन यूज नहीं होगा। तो करंट जीरो होगा, वोल्टेज मैक्सिमम होगा। क्या होगा? बराबर। एक बात बताओ, एक्स और वाई एक्सिस अगर मैं प्लॉट करता हूँ तो y इक्वल टू जीरो आया तो वो पॉइंट कहाँ होता है? बस बात खत्म हो गई। अगर करंट जीरो है तो वो पॉइंट कहाँ आएगा? वोल्टेज एक्सिस पे। इसको बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज। क्या बोलते हैं? ओपन सर्किट वोल्टेज। अब शॉर्ट सर्किट मतलब क्या? तुमने तो बहुत बार सुना होगा, यहाँ आग लग गई, वहां आग लग गई, फिर आग लगने का रीजन पता लगा शॉर्ट सर्किट हुआ था। शॉर्ट सर्किट हुआ था। और शॉर्ट सर्किट कभी कभी ऐसा होता है इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो जाता है। लोड नहीं लगाया हमने, डिवाइस कुछ नहीं लगाया, जो सोर्स सप्लाई था उसका ही पॉजिटिव उसके ही नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो गया, उसी का पॉजिटिव उसी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो गया, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, क्योंकि रेजिस्टेंस वहां पे ऑलमोस्ट जीरो है। रेजिस्टेंस क्या है? ऑलमोस्ट जीरो है। रेजिस्टेंस जीरो है, दो वायर आपस में टच हो गए तो रेजिस्टेंस जीरो है, तो करंट क्या होगा? मैक्सिमम। क्या होगा? मैक्सिमम। बराबर। करेक्ट। तो पूरा वोल्टेज यूज हो जाएगा, वोल्टेज पूरा यूज हो गया तो वोल्टेज की वैल्यू क्या हो गई? जीरो। और करंट की वैल्यू क्या हो गई? मैक्सिमम। वोल्टेज जीरो, करंट मैक्सिमम। कौन सा एक्सिस पे पॉइंट आएगा? एक्स की वैल्यू जीरो, वाई की वैल्यू मैक्सिमम। कहाँ आएगा? हाँ तो बस वो कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। मतलब वो शॉर्ट सर्किट करंट है। शॉर्ट सर्किट करंट में सेल का पॉजिटिव सेल के नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो जाता है। तुम भी कर सकते हो, तुम छोटे सेल लाओ और मिलते हैं 9 वोल्ट के, 1.5 वोल्ट के मिलते हो, है ना? सेल पे लिखा होता है पॉजिटिव नेगेटिव, उसका पॉजिटिव उसके नेगेटिव के साथ ज्वाइन कर दो, थोड़ा संभल के। छोटे सेल लेना, तो बड़ा सेल लाइक कर दिया, खत्म हो गया। तो वो उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। तो पूरा वोल्टेज यूज हो गया, करंट इज लार्ज। करेक्ट। तो ऐसे दो पॉइंट आएंगे। तो आइडियली स्पीकिंग यहाँ पे जो करंट होता है ना वो आपका जाता है नेगेटिव एक्सिस में। कौन से एक्सिस में?
नेगेटिव, और वोल्टेज होता है पॉजिटिव। तो क्वाड्रेंट कौन सा हुआ? फोर्थ। कौन सा हुआ? फोर्थ। पहले क्वाड्रेंट में किसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे? फॉरवर्ड बायस। थर्ड में किसके थे? तो सोलर सेल की कहाँ पे है? फोर्थ। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं कि जब मैं सोलर सेल का स्टडी कर रहा हूँ तब मैं बायस कर रहा हूँ क्या? नहीं, ना फॉरवर्ड कर रहा हूँ ना रिवर्स कर रहा हूँ। मतलब मेरे पास ये दोनों क्वाड्रेंट वैसे भी खाली है कि नहीं? वैसे तो कुछ प्लॉट ही नहीं करने वाले। फिर हम लोग करंट का मॉड ले लेते हैं। क्या लेते हैं? अगर मैं मॉड लेता हूँ तो जो एक्सिस पर नीचे था वो अभी कहाँ जाएगा? दैट्स व्हाट दे गिव यू। तो आपके बुक में जो दिया है, क्योंकि जब व्हेन यू गो टू इंजीनियरिंग तुमको ये एक्सपेरिमेंट है सोलर सेल का, वहां पे तुमको ऐसा मिलेगा। और ये बहुत ज़्यादा सर्कुलर दिख रहा होगा तुमको, ये थियोरेटिकल है। प्रैक्टिकली इतना सर्कल बनता नहीं। देखो प्रैक्टिकली ऐसा शेप बना। और ये हो गया तुम्हारा ओपन सर्किट वोल्टेज, और यहाँ पे आ गया तुम्हारा शॉर्ट सर्किट करंट। श्योर श्योर, राइट। तो जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे करोगे इसी साल में आप जाओगे, मोस्ट ऑफ यू विल डू इंजीनियरिंग, तो याद आएगा तुमको कि मैंने क्या बताया था। ये तो तुमको पहले बोलेंगे सर्किट को ओपन करो और वोल्टेज मेजर करो, दैट विल बी दिस वैल्यू। फिर बोलेंगे शॉर्ट करो और मेजर करो करंट, दैट विल बी दिस वैल्यू। फिर आपको बोलेंगे अब तुम लोड लगाओ, हाँ, और उसके बाद तुम वोल्टेज थोड़ा थोड़ा चेंज करो और करंट मेजर करो। तो यू हैव वोल्टेज का रीडिंग, यू हैव करंट का रीडिंग। तो फिर वो तुम ग्राफ प्लॉट करोगे, ऐसा मिलता है। नाउ इफ यू लुक, इफ यू सी एंड इफ यू अप्लाई द बेसिक नॉलेज व्हाट यू हैव फ्रॉम ओम्स लॉ, व्हाट इज ओम्स लॉ? V equals to IR. Very good. What is, and what is power? V into I. V into I. Power is V into I. याद रखना। जब ओपन सर्किट वोल्टेज था, जब ओपन सर्किट वोल्टेज था, कौन सा वोल्टेज था? ओपन सर्किट। तो वोल्टेज की वैल्यू क्या है? मैक्सिमम। और करंट की वैल्यू क्या है? जीरो। तो वोल्टेज भले ही मैक्सिमम है, पावर कितना है? जीरो। कितना है? और जब शॉर्ट सर्किट करंट था तो करंट की वैल्यू क्या है? मैक्सिमम। लेकिन वोल्टेज क्या है? जीरो। तो व्हाट इज पावर? जीरो। तो इन दोनों पॉइंट पे तुमको जीरो पावर मिल रहा है। तो अभी तुमको फाइंड करना है व्हाट इज द पॉइंट वेयर यू गेट मैक्सिमम पावर। तो तुम पावर कैसे निकालते हो? V इंटू आई, है ना। तो तुम V इंटू आई करते गए तुम, क्योंकि ये पूरा एक्सपेरिमेंट डेटा है। एक्सपेरिमेंटल डेटा में तुम्हारे पास एक कॉलम है जिसमें वोल्टेज की वैल्यू तुम वोल्टेज बढ़ाओगे और तुम करंट मेजर करोगे। तो एक कॉलम में वोल्टेज है, दूसरे कॉलम में क्या है? करंट है। वोल्टेज एंड करंट। तो वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज इंटू करंट मेजर करते जाओगे। ऐसा एक पॉइंट तुमको मिलेगा फाइनली जहां पे पावर की वैल्यू, मतलब वोल्टेज इंटू करंट की वैल्यू क्या हुई? मैक्सिमम। ये है मैक्सिमम पावर पॉइंट। क्या है ये? मैक्सिमम पावर पॉइंट। तो इस केस में मैक्सिमम पावर ना मैक्सिमम वोल्टेज पे आता है ना मैक्सिमम करंट पे आता है, समवेयर इन बिटवीन आता है। तो ये था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सोलर सेल। सिंपल, बहुत सिंपल। अब सोलर सेल देखो, जब हम लोग बोलते हैं कि सोलर सेल इज मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर्स, अभी सेमीकंडक्टर्स में जो तुम मटेरियल यूज करते हो, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल। सिलिकॉन और जर्मेनियम तो मैंने एक एग्जांपल दिया था। You can have variety of materials from which you can make PN junction diodes. तो अब सोलर सेल के लिए what is the criteria for selecting the material of solar cell? हम कोई भी सेमीकंडक्टर मटेरियल उठाएंगे और उसको सोलर सेल से यूज करेंगे तो इट विल नॉट वर्क। तो उसका कुछ क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया नंबर 1, इट्स बैंड गैप शुड बी बिटवीन 1 eV to 1.8 eV। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? अच्छा, ये सोलर सेल का वर्किंग कैसा हुआ? फोटोन आया, कहाँ आया? डिप्लीशन लेयर। वहां पे क्या जनरेट हुआ? इलेक्ट्रॉन होल पेयर। मतलब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कहाँ गया? कंडक्शन बैंड। वेरी गुड। वैलेंस बैंड के टॉप और कंडक्शन बैंड के बॉटम का जो एनर्जी डिफरेंस है उसको क्या बोलते हैं? बैंड गैप। क्या बोलते हैं? बैंड गैप, या फिर एनर्जी गैप, या फिर फॉरबिडन गैप। तो जो भी फोटोन आएगा उसका उसका एनर्जी कम से कम कितना होना चाहिए? इक्वल टू बैंड गैप। नहीं तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा ही नहीं, बराबर। तो इमेजिन मैंने एक सोलर सेल बनाया जिसका बैंड गैप बहुत ज़्यादा है, तो विल इट बी एबल टू जनरेट इलेक्ट्रॉन होल पेयर? नो, नहीं होगा ना। तो हमको बैंड गैप, और रिमेंबर मैंने पहले ही बता दिया कि हम लोग यहाँ पे विजिबल लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं।
तो आपको पता होना चाहिए कि विजिबल लाइट का एनर्जी कितना होता है इन ईवी, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जितना विजिबल लाइट का एनर्जी है उतना या उससे कम ही बैंड गैप चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो द फर्स्ट क्राइटेरिया इज दैट इट्स बैंड गैप शुड बी बिटवीन 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 1 EV to 1.8 EV। नींद आ रही है तो यू कैन गो, सिंपल। किसी को नींद आ रही है यू मे गो, आई डोंट माइंड, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज है, एग्जाम में आ गया, थ्योरी पता नहीं। तो इट शुड हैव, देखो दूसरी चीज ये भी है कि जो फोटॉन्स आए वो एब्जॉर्ब भी तो होने चाहिए ना, एब्जॉर्ब होंगे तो इलेक्ट्रॉन होल पे जनरेट होगा ना। तो इट शुड हैव हाई ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन, मतलब कन्वर्जन ऑफ लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नंबर 3, इट शुड हैव गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी गुड क्यों होनी चाहिए, मैंने अभी बोला, ये जो इलेक्ट्रॉन होल पर जनरेट होंगे इनको क्या करना है, कलेक्ट करना है। होल्स कौन कलेक्ट कर रहा है, पी टाइप, और इलेक्ट्रॉन्स कौन कलेक्ट कर रहा है, एन टाइप, क्योंकि तुमको वोल्टेज जनरेट करना है। तो कंडक्टिविटी अच्छी होगी तो ही जनरेट होगा वोल्टेज। मटेरियल शुड बी इजीली अवेलेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। हमने बना तो दिया सोलर सेल, लेकिन वो मटेरियल मिलता ही नहीं है, मिलता नहीं है तो उसका फिर कमर्शियल एप्लीकेशन कैसे करोगे, यू कैन नॉट मेक अ प्रोडक्ट एंड सेल। मैंने पहली बार बहुत बढ़िया वाला मोबाइल फ़ोन लॉन्च कर दिया, मार्केट में हाइप कर दी कि मैं ये मोबाइल फ़ोन बेचने वाला हूँ, और मेरे पास मटेरियल नहीं बनाने के लिए। तो सेम गोज विद सोलर सेल ऑल्सो, इफ यू आर मेकिंग अ सोलर सेल यू शुड मेक इट फ्रॉम मटेरियल विच इज इजीली अवेलेबल। यूजेस तो बहुत सारे हैं। नंबर 1 यूजेस, solar cells are used for charging batteries during daytime so that the batteries can supply power during night। हमने तो एक प्रोजेक्ट किया था इसके ऊपर, मी एंड सम ऑफ माय स्टूडेंट्स। तो व्हाट आई टोल्ड देम कि एक काम करो, किसी एक भंगार की शॉप में चले जाओ, भंगार मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट यहाँ पे इट्स नॉट लाइक द अदर थिंग्स, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के शॉप में से यू गो एंड ब्रिंग सम सोलर पैनल्स, क्योंकि छोटे छोटे सोलर सेल बहुत जगह पे होते हैं, कैलकुलेटर में होते हैं, घड़ी में होते हैं। वो छोटे छोटे जो भी तुम्हारे पास मटेरियल है उसको यूज़ करो, मॉडिफाई वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, और हम लोग ऐसा करेंगे सोलर लैम्प बनाएंगे। मतलब क्या होगा कि सोलार, क्योंकि छोटे छोटे गाँव में इट्स अ ओल्ड प्रोजेक्ट, अभी तो हर गांव में बिजली पहुंच गई, तब नहीं था। तो हम लोग उसका सोलार पैनल बनाएंगे छोटा सा, उसको विंडो के बाहर माउंट करेंगे, और वी विल पुट अ बैटरी सो दैट इट विल चार्ज द बैटरी ड्यूरिंग डे टाइम, और कम से कम रात में एक हाथ लाइट चल जाए उससे। तो वन ऑफ देम डिड इट। So you can do the same kind of things. So you can use solar cell to charge the batteries during daytime, and you can use that during night। अभी हमारे घर में जब सब सोलार पैनल लगा रहे वही तो काम करता है, डे टाइम में चार्जिंग करता है और नाइट टाइम में तुम वो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो। दे आर यूजफुल एट रिमोट प्लेसेस। आई टोल्ड यू ऑल्सो द अदर डे कि अगर हम लोग जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ रिमोट माउंटेन, उस माउंटेन पे 3 4 5 घर है, देर आर ओनली फ्यू पीपल लिविंग इन दैट प्लेसेस। अब वहां तक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना है तो डिफिकल्ट टास्क, ऊपर से इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, 4 5 लोगों के लिए सप्लाई करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो वहाँ पे यू कैन हैव दिस solar cells, so they are useful at remote places for supplying power to various electronic equipment from calculators to of course satellite and space station। तो सैटेलाइट और स्पेस स्टेशन पे हम लोग वायर्स तो नहीं भेज सकते ना, तो हमको वहाँ का वहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना पड़ेगा, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। दे आर यूज टू सप्लाई पावर टू ट्रैफिक सिग्नल ऑल्सो। हमारे सिटी में तो नहीं है, बट इन सम सिटीज, अभी बिकॉज वी आर लाइक मेकिंग सम मॉडर्न सिटीज इफ यू नो, तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में दिस इज वन ऑफ द की पैरामीटर। स्ट्रीट लाइट से लेकर ट्रैफिक सिग्नल ऑल ऑफ देम आर बेसिकली powered with the help of solar cells। They are used in communication stations and in lux meter। अभी lux meter क्या होता है, lux meter is a meter which measures light। So it is used in lux meter to measure intensity of light। They are used in street lights, of course we have seen। हो गया, तो इतना ही था सोलर सेल, डन, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। Now jumping to the last special purpose PN junction diode, light emitting diode, LED। बहुत इजी है, यू सी ये ट्यूबलाइट वो एलईडी है, लाइट इमिटिंग डायोड, लेकिन रिमेंबर वो व्हाइट लाइट इमिट करता है। व्हाट इज व्हाइट लाइट बाय द वे,
इट इज कंपोज ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स विद प्योर। तो प्रिज्म से पास करोगे तो यू गेट 7 कलर्स। यू सी आई एम यूजिंग अ माइक्रोफोन, उसके ऊपर छोटे छोटे ग्रीन लाइट्स है, ये भी एलईडी है। यू सी दिस टीवी हैज सम काइंड ऑफ ब्लू लाइट का इंडिकेटर, दैट इज आल्सो एलईडी। यू सी दिस एम्पलीफायर, वैसे एम्पलीफायर के अंदर भी सेमीकंडक्टर जो हम सीखने वाले हैं इसके बाद, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये रेड लाइट ये भी क्या है, एलईडी है। यू सी दिस लेजर लाइट, इट ऑल्सो एलईडी। यू सी दैट सीसीटीवी कैमरा, उसके ऊपर एक छोटा डॉट दिखेगा जहाँ से लाइट तुमको दिखेगा नहीं, क्योंकि वो इंफ्रारेड लाइट है। तो आपकी गाड़ी का इंडिकेटर लाइट एलईडी है, ट्रैफिक सिग्नल में छोटे छोटे लाइट्स एलईडी है, तो ये सब एलईडी है। अब इधर के इधर तुमको मैंने 5 से 6 एग्जाम्पल दे दिए, और ये 5 के 5 एग्जाम्पल अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल है। बोलोगे ऐसा कैसा? ये वाइट लाइट है 7 कलर्स, ये ब्लू कलर का लाइट जनरेट कर रहा है, वो रेड कलर का लाइट जनरेट कर रहा है, ये ग्रीन कलर का लाइट जनरेट कर रहा है। तो है तो सब एलईडी, लेकिन दे आर जनरेटिंग डिफरेंट वेवलेंथ्स, करेक्ट? तो दिस इज व्हाई यू शुड नो हाउ डज एलईडी वर्क। बहुत सिंपल और बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड ऑफ कोर्स लाइट इमिटिंग डायोड, हम मैंने बताया था 4 स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड, उसमें से एक था रिवर्स बायस अंडर ब्रेकडाउन, कौन? जीनर डायोड। एक था रिवर्स बायस लो वोल्टेजेस, कौन? फोटोडायोड। एक है नो बायस, कौन? सोलर सेल। अब बचा क्या? फॉरवर्ड बायस। तो वी ऑपरेट दिस अंडर फॉरवर्ड बायस। लाइट इमिटिंग डायोड और स्पेशल सेमीकंडक्टर डायोड्स व्हेन फॉरवर्ड बायस्ड they emit light of particular color. Then LEDs are heavily doped PN junction diode. इसमें डोपिंग का लेवल बहुत हाई करते हैं हम लोग। डोपिंग मतलब क्या? What is the meaning of doping? डोपिंग क्या होता है? इम्प्योरिटीज को ऐड करने के प्रोसेस को बोलते हो डोपिंग। द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी टू अ बेस मटेरियल इज कॉल्ड एज डोपिंग। तो यहाँ पे डोपिंग का परसेंटेज हाई होता है, और जो डोपिंग मतलब जो तुम इम्प्योरिटी आइटम्स ऐड कर रहे हो उसको क्या बोलते हैं? डोपंट। तो एन टाइप में डोपंट कौन होता है? पेंटावेलेंट। और पी टाइप में ट्राइवेलेंट। व्हेन द पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स क्रॉस द जंक्शन एंड इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन विथ होल्स। अब वापस से मुझे तुमको एनर्जी लेवल डायग्राम के हिसाब से बताना पड़ेगा। अब तुमको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। जब नो बायस होता है तो फर्मी लेवल मैच होते हैं। फर्मी लेवल मैच होने का मतलब क्या होता है कि जो पी टाइप है, पी टाइप, उसका कंडक्शन बैंड एन टाइप से ऊपर है, फॉरवर्ड बायस, सॉरी नो बायस, राइट। रिवर्स बायस में तुम और भी ऊपर कर देते हो, मतलब तुम हाइट बढ़ा रहे हो। मतलब देयर इज नो वे दैट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन टाइप, मतलब कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप कैन गो इनटू कंडक्शन बैंड ऑफ पी टाइप। फॉरवर्ड बायस में तुम ये डिफरेंस कम करते हो। क्या करते हो? कम। क्या करते हो? कम। तो व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप और कंडक्शन बैंड ऑफ पी टाइप को सेम लेवल पे लाने की कोशिश कर रहे हो। जैसे ही सेम लेवल पे आया, और बाय द वे ये एन टाइप का कंडक्शन बैंड है, ये पी टाइप का कंडक्शन बैंड है, इसमें जो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल है इसको पता है क्या बोलते हैं? बैरियर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? और मैंने तुमको बताया था फॉर सिलिकॉन इट इज 0.7, फॉर जर्मेनियम इट इज 0.3, और अलग अलग टाइप के मटेरियल के अलग अलग होता है। वी विल बी यूजिंग वन मटेरियल जिसका 1.5 आएगा। कितना आएगा? 1.5। इसका मतलब क्या होता है कि फॉरवर्ड बायस जब तुम करोगे, मतलब तुम पी टाइप किसको कनेक्ट कर रहे हो? पॉजिटिव को। एन टाइप को कनेक्ट कर रहे हो? नेगेटिव को। तो 1.5 वोल्ट तक सिर्फ तुम कंडक्शन बैंड को सेम लेवल पे लाने की कोशिश कर रहे हो। 0 वोल्ट पी टाइप का कंडक्शन बैंड ऊपर है, एन टाइप का नीचे है। इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा एन टाइप में, वो नहीं जा पा रहे। 0.1 वोल्ट डिफरेंस कम हुआ, 0.2 और कम हुआ, 0.3 और कम हुआ, 1.5 पे क्या हो गया? सेम। तो पी टाइप का और एन टाइप का कंडक्शन बैंड सेम लेवल पे है। अब तक करंट फ्लो नहीं हुआ, माइनॉरिटी हुआ, स्मॉल, लेकिन मेजॉरिटी करंट हुआ क्या? नहीं। अब इसके बाद जब तुम करोगे, मतलब 1.5 या उसके बाद, तो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम एन टाइप का कंडक्शन बैंड टू पी टाइप। वेरी गुड। एन टाइप के कंडक्शन बैंड से कहां गया? पी टाइप। पी टाइप में मेजॉरिटी कौन था? कहां था? जल्दी, कहां था? वैलेंस बैंड। तो जैसे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड टू कंडक्शन बैंड ट्रांसफर हुए, नीचे होल्स है, होल्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट कर लिया,
अब जब अट्रैक्ट किया तो इलेक्ट्रॉन और होल का रिकॉम्बिनेशन हुआ। अब तक तुम इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन की बात कर रहे थे। फोटोन आया, उसने एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दिया, इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कहाँ गया, कंडक्शन बैंड। अब पहली बार तुम सीख रहे हो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल क्या हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन। मतलब इस केस में इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है, कंडक्शन बैंड से। और ये जो एनर्जी डिफरेंस है, इट विल बी इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ लाइट। दिस एनर्जी डिफरेंस विल बी इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ लाइट। इसके लिए यहाँ पे लाइट इमिट होता है, दिस इज लाइट इमिटिंग डायोड। So remember, all the free electrons fall from conduction band to valence band. The energy equal to band gap is released in the form of photons. The photon of energy h nu less than or equal to band gap are emitted. Then obviously ये मैंने जो तुमको मैंने अभी ये सब ऐसा हाथ इशारों में समझाया, शायद किसी को नहीं समझा होगा, इसलिए डायग्राम में यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। तो नो बायस में ये होता है। जब अनबायस्ड एलईडी है, मतलब तुमने बैटरी नहीं कनेक्ट किया, सेल नहीं कनेक्ट किया, तो पी साइड का कंडक्शन बैंड ऊपर है जहाँ पे माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है, और एन साइड का जो कंडक्शन बैंड है नीचे, राइट, जिसमें मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा नहीं पाते बिकॉज ऑफ दिस बैरियर पोटेंशियल। इस बैरियर पोटेंशियल को मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिप्रेजेंट किया हुआ है बस। एनर्जी कैन बी रिप्रेजेंटेड इन जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ईवी। दिस इज बेसिकली यू हैव अनबायस्ड, जहाँ पे फर्मी लेवल क्या हो रहा है, मैच, कोइंसाइड। फॉरवर्ड बायस करूंगा तो इसको नीचे लाऊंगा, इसको ऊपर ले जाऊंगा। तो मैं फॉरवर्ड बायस किया किया किया, एक स्टेज पे क्या हुआ, एक स्टेज पे ऐसा हुआ कि दोनों का कंडक्शन बैंड ऑलमोस्ट आ गया सेम लेवल पे। तुम बोलोगे तो सेम तो है नहीं, हाँ, बैरियर पोटेंशियल क्रॉस होने से पहले ही इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन साइड दे स्टार्ट गोइंग टू पी साइड। अब बोलोगे ऐसा क्यों हो गया, ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं कर रहे थे क्या, कर रहा था ना रिपेल। तो वो रिपल्शन की वजह से बैरियर पोटेंशियल ओवरकम करने से थोड़ा पहले ही इलेक्ट्रॉन स्टार्ट डिफ्यूजिंग टू द पी साइड। अब जैसे इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हुआ पी साइड में, नीचे कौन बैठा है, होल, वो क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करेगा तो ट्रांजिशन होगा, तो क्या इमिट होगा, देखो क्या इमिट हुआ, फोटोन। उसका एनर्जी कितना है, एच नू, क्या है, एच बाय लैम्डा। एनर्जी कितना है, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड। पक्का, गुड। और ये है स्कीमेटिक सिंबल ऑफ एलईडी। फोटोडायोड में तुम एरो हेड अंदर की तरफ दिखाते हो क्योंकि वहां पे फोटॉन्स एब्जॉर्ब होते हैं, यहाँ पे फोटॉन्स इमिट होते हैं, इसलिए एरो कहाँ दिखाओगे, बाहर। गुड, देन और इसके आगे इंटेंसिटी ऑफ इमिटेड लाइट इंक्रीजेस विथ फॉरवर्ड करंट। जितना ज्यादा फॉरवर्ड बायस करूंगा उतना ही पी साइड का कंडक्शन बैंड नीचे आएगा और एन साइड का ऊपर जाएगा। तो मोर फॉरवर्ड बायस मतलब मोर फॉरवर्ड करंट, मतलब मोर इलेक्ट्रॉन्स आर एंटरिंग फ्रॉम एन साइड टू पी साइड, सो मोर इलेक्ट्रॉन्स आर मेकिंग ट्रांजिशन फ्रॉम कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड, तो मोर लाइट इज इमिटेड। मोर लाइट इमिटेड मतलब इंटेंसिटी विल इंक्रीज। तो जितना ज्यादा फॉरवर्ड वोल्टेज होगा उतना ज्यादा फॉरवर्ड करंट होगा, उतना ज्यादा ही लाइट इमिट होगा, सिंपल सी बात है। द कलर ऑफ इमिटेड लाइट डिपेंड्स अपॉन द बैंड गैप ऑफ द मटेरियल यूज्ड। तो मैंने तो आज स्टार्ट करने से पहले तुमको ये बताया कि इसी क्लासरूम में 5 अलग अलग लाइट इमिटिंग डायोड्स है। कोई रेड कलर इमिट कर रहा है, कोई ब्लू कर रहा है, कोई ग्रीन कर रहा है, कोई तो व्हाइट लाइट कर रहा है डायरेक्ट। व्हाई, इट डिपेंड्स ऑन द बैंड गैप, इट डिपेंड्स ऑन द बैंड गैप। तो इसलिए तो सेमीकंडक्टर इतने इंपॉर्टेंट है। तुम सिर्फ बैंड गैप चेंज कर दो बाय डोपिंग और बाय यूजिंग डिफरेंट मटेरियल्स। सिर्फ बैंड गैप चेंज होने से क्या होगा, ये बैंड गैप चेंज होने से पता है क्या होगा, ये EC माइनस EV की वैल्यू चेंज होगी, और EC माइनस EV की वैल्यू क्या डिसाइड करती है, वेवलेंथ। तो तुम सिर्फ बैंड गैप को एडजस्ट करके कलर चेंज कर सकते हो। देयरफॉर सेमीकंडक्टर विद डिफरेंट डोपेंट्स आर यूज्ड टू गेट LED of different colors. Example, गैलियम आर्सेनाइड LED emits infrared। तो मैंने तुमको अभी बोला कि वो CCTV कैमरा में एक छोटा सा बल्ब है जहाँ से लाइट जनरेट हो रहा है, तुमको नहीं दिख रहा क्योंकि वी आर ह्यूमंस। है क्या कोई यहाँ पे आउल, उल्लू नहीं, आउल्स तो दिखते हैं ना इंफ्रारेड में। इफ माई इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, तो इंफ्रारेड हम लोग तो नहीं देख सकते, मे बी सम एलियन स्पीसीज एग्जिस्ट जिनको इंफ्रारेड दिखता होगा, हमको तो नहीं दिखता ह्यूमंस को।
तो वहाँ से लाइट आ रहा है, कैसे पता? आई कैन प्रूव। रात में जब यहाँ अंधेरा होता है तभी भी रिकॉर्डिंग होती रहती है, तभी भी दिखता है, हाँ बेंच है, हाँ वो पंखा है, वो है। कैसे? IR light will be incident on this object and reflected back and the camera captures it. तो रिमेंबर, अगर तुम गैलियम आर्सेनाइड यूज कर रहे हो 3D इमेज इनफ्रारेड, मतलब ये गैलियम आर्सेनाइड यूज होता है सीसीटीवी कैमरास में। इफ यू आर यूजिंग गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फेट, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फेट इट इमिट्स रेड, रेड, ये जो मेरे पास है ये, या फिर यहाँ पे एक इंडिकेटर लाइट है, इसके अंदर गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फेट लगा हुआ है, रेड एंड येलो, एंड गैलियम फॉस्फेट इमिट ग्रीन। ये तो हमारे पास इधर ही तीनों मटेरियल अवेलेबल है इन दिस क्लासरूम। देन लेट अस हैव अ लुक एट IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट इमिटिंग डायोड। नथिंग न्यू, फॉरवर्ड बायस में यूज कर रहे हो ना। अभी ये चौथी बार है जब हम फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं? और वो तुमको याद है, बैरियर पोटेंशियल क्रॉस होने तक करंट बहुत स्मॉल मिलता है ड्यू टू माइनॉरिटी, उसके बाद क्या होता है? लास्ट, बस हो गया। और मैंने बोला था कि बैरियर पोटेंशियल डिपेंड करेगा तुम मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हो। तो यहाँ पे 1.5 है, अगर प्योर सिलिकॉन होता तो 0.7, जर्मेनियम होता तो 0.3, तो ये 1.5। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल एडवांटेजेस, मेनी, दे आर चीप। व्हाट इज सस्ते? extremely cheap. Then LED require low operating voltage and low power. I don't remember now, I was telling in some of my batch, क्या है अभी, even think of a company which is manufacturing two wheelers. अब आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले तो मोनोपोली था, एक हाथ दो ही कंपनीज थे, तो वो कितने भी प्राइस पे बेचेंगे तो प्रोडक्ट बिकने वाला था। अभी हो गया कंपटीशन, अभी उनको पैसा बचा के कॉस्ट को कम करना होता है। तो आजकल इंडिकेटर लाइट, ब्रेक लाइट LED होता है। पहले नॉर्मल बल्ब लगते थे अंदर, अभी LED होता है। उससे क्या हुआ? LED को लो वोल्टेज लगता है, उससे क्या हुआ? जो बैटरी पैक तुमको गाड़ी के साथ फ्री में मिलता था ना, अभी वो कम पावर का होता है, कम वैटेज आई वुड से। तो ये भी है कि लो वोल्टेजेस पे ऑपरेट होता है, इसकी वजह से जो बैटरी है। अभी मैं क्लासरूम का एग्जांपल देता हूँ। नाउ वी हैव अ इन्वर्टर हियर व्हिच हैज अ बैटरी ऑफ अराउंड 200 वैट का बैटरी है, मोर और लेस 200 वैट का बैटरी का कैपेसिटी मैक्सिमम 5 फैन, 5 ट्यूबलाइट। ऑफ कोर्स इन्वर्टर के कैपेसिटी पर डिपेंड करेगा, वो तो है ही, लेकिन 5 फैंस एंड 5 मोर और लेस ट्यूबलाइट्स, करेक्ट? यू नो इन दिस क्लासरूम 1 2 3 4 5 6, और कम से कम वहाँ पे 7 फैन और कम से कम 13 ट्यूबलाइट है, कम से कम। फिर भी कभी ओवरलोड नहीं होता ये। क्यों नहीं होता? क्योंकि सारे LEDs है। LEDs का वोल्टेज कंजम्पशन, मतलब दे ऑपरेट ऑन लो वोल्टेज, तो वो उतना पावर कंज्यूम ही नहीं कर रहे। तो ये इट इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग इफ यू हैव लो ऑपरेटिंग वोल्टेजेस। गुड। नाउ लुक, ये इत्तू सा एक रिमोट कंट्रोल है, ये स्लाइड भी चेंज करता है, इसमें लेजर है वो भी चलता है, क्योंकि लेजर जो है इट इज मेड अप ऑफ राइट। तो लो वोल्टेजेस पे काम करता है, गुड, कंज्यूम्स लेस पावर। इसलिए तो जब नए नए, यू मे नॉट नो, जब नए नए LEDs आए थे ना, हमारा जो महाडिस्कॉम है, महावितरण, पता है महावितरण? पता है महावितरण इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बोर्ड, उसका नाम पहले महाडिस्कॉम था, उससे पहले MSEB था। तो वो MSEB वालों ने स्कीम निकाली थी, you can get a discount of around 100 or 250 rupees, something like that on each LED, क्योंकि तब नए नए बहुत एक्सपेंसिव थे वो। उनको चाहिए था कि लोग खरीदे, लोग अपने घर में लगाए। क्यों? क्योंकि तुम अगर LED लगा रहे हो तो तुम कम पावर कंज्यूम कर रहे हो, मतलब जो सप्लाई बोर्ड होता है उसके लिए ये बेनिफिशियल था, क्योंकि उसका जो प्रोडक्शन है उस टाइम पे कम था। अभी आज संडे है, when I was in 11-12, Saturday पूरा दिन बिजली गायब होती थी, because the production was less, consumption was more, so they wanted to bring down the consumption। कैसे लाएंगे? तुमको थोड़ी बोल सकते हैं कि तुम गर्मी में फ्रिज बंद कर दो, AC बंद कर दो, नो वन विल लिसन। ज़्यादा टाइम पावर कट कर दिया तो फिर भी प्रॉब्लम है। तुमको बोल दिया TV नहीं देखना, सुनोगे तुम?
तो हमको बोल दिया मोबाइल फ़ोन कम यूज़ करना, सिर्फ रात में यूज़ करना, 3 दिन 4 दिन बैटरी चलाना, सुनोगे तुम? नहीं। तो हाउ टू ब्रिंग डाउन द कंजम्पशन? पुट एलईडीज। सो दे यूज टू पुट अ ऑफर, 300 350 का एलईडी बल्ब 100 रुपीज़ में देते थे, हर एक बिल पे दो। तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी बिल ले जाओ और उस एक बिल पे 2 लाइट मिलेगा तुमको 100 रुपए से, उसके ऊपर लेना है तो ज़्यादा पैसा भरो फिर, बिकॉज दे वांटेड टू यूज दिस एडवांटेज ऑफ एलईडी। ये होता है, साइंस पता है तुमको, कॉन्सेप्ट समझा तो सब समझ में आता है कि क्यों ये सब मार्केटिंग फंड क्यों चल रहे हैं। दे वांट टू ब्रिंग कंजम्पशन डाउन। दे हैव लॉन्गर लाइफ एंड आर लाइट वेट, ये तो है ही। तो दे हैव अ लॉन्गर लाइफ एंड दे आर लाइट वेट, दे आर वेरी लाइट वेट। और वो चौथा कंबाइन हो गया, ठीक है। और बाय द वे, लॉन्गर लाइफ के साथ मैं एक चीज़ और जोड़ देता हूँ, दे आर रिजिड ऑल्सो। रिजिड मतलब बेसिकली रफ यूज़ कर सकते हो तुम। वो जो ट्यूबलाइट लगाते थे पहले हम लोग, उसके अंदर गैस था, थोड़ा सा भी क्रैक पड़ गया, गैस बाहर गया, ट्यूबलाइट विल नॉट वर्क। करेक्ट। अभी ये जो ट्यूबलाइट है ना, अभी आई कैन नॉट डू इट नाउ, बट इफ समडे पॉसिबल आई विल डू इट। इसको निकाल के ऐसा नीचे फेंकूंगा मैं और वापस लगा दूंगा, फिर भी चलने वाला है। क्योंकि ऊपर का केसिंग टूट भी गया, एलईडी विल स्टिल वर्क बिकॉज दैट इज अ सॉलिड स्टेट डिवाइस। नंबर 4, दे हैव हाई ऑपरेटिंग स्पीड। ये भी तो रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है बहुत लोगों ने। जो ट्यूबलाइट थे उसको तुम बटन चालू करो, धीरे धीरे चालू होगा, राइट। और एलईडी का क्या है, टर्न पुट द बटन ऑन, इमीडिएटली चालू होता है वो, इट डज नॉट टेक टाइम। वैसे द टाइम इट टेक्स फॉर दैट नॉर्मल ट्यूबलाइट टू स्टार्ट, उसको वार्म अप टाइम बोलते हैं, वार्म अप टाइम। तो ट्यूबलाइट का केस में वार्म अप टाइम होता है, यहाँ पे क्या होता है, 0। हमारे भी कुछ दोस्त हैं ना जिनको जल्दी चीज़ें समझ में नहीं आती थी, हम उनको ट्यूबलाइट बुलाते थे, यू नो ट्यूबलाइट, स्लो 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 स्लो। कुछ आज बोला वो कल समझा उसको, बोलते तो ट्यूबलाइट है क्या। You have to become LEDs, high speed of operation. Then different spectral color outputs are possible. So you can have different spectral colors. Done. Uses of LED, of course, too many uses. LEDs are used as status indicator on various instrument. ये सब तुमको एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। ये टीवी पे वो तुमको ब्लू कलर का लाइट दिख रहा है, ये मेरे माइक्रोफोन पे ग्रीन लाइट दिख रहा है, सब स्टेटस इंडिकेटर है। स्टेटस मतलब अपना स्टेटस नहीं, डिवाइस चालू है बंद है वो स्टेटस। अभी कभी कभी माइक्रोफोन यूज करते करते यहाँ पे रेड लाइट ब्लिंक होने लगता है, तो दैट इज एन स्टेटस इंडिकेटर कि बैटरी डाउन हो गया इसका। तो ग्रीन स्टैंड्स फॉर इट इज इन ऑपरेशनल मोड, रेड स्टैंड फॉर इट इज नॉट वर्किंग। अभी क्लास के बाद जब मैं टीवी बंद करूंगा ना तो इधर रेड दिखाता है वो, मतलब इट इज नॉट वर्किंग, इट इज टर्न ऑफ। तो स्टेटस इंडिकेटर यूज कर सकते हो उसको। यूज इन एडवर्टाइजिंग बोर्ड, अभी देखो ये भी इंपॉर्टेंट है। हमारे टाउन में तो इतना कुछ सीखने जैसा है ना, क्योंकि वी आर बेसिकली अ प्रोग्रेसिंग डेवलपिंग टाउन। तो अभी एडवर्टीजमेंट के लिए हम लोग बैनर यूज करते हैं। प्रैक्टिकली सोचो, बैनर्स पहले तो प्रिंटिंग हो जाएगा, और प्रिंटिंग का इंक इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो जो बेचारे वहाँ काम कर रहे हैं उनके हेल्थ के भी इश्यूज रहते हैं। उसके बाद फिर वो फ्लेक्स बन के वो माउंटिंग करेंगे। फिर तुम्हारा टेन्योर खत्म होने के बाद 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था तो तुम्हारा ही होर्डिंग निकाल के ले भी जाएंगे, फिर नया होर्डिंग लगेगा। अभी आजकल जो मॉडर्न डे एडवर्टीजमेंट बोर्ड्स बनते हैं ना, देर ऑल एलईडीज। देखना है महानगर पालिका के बाहर लगा हुआ है। वहाँ तो क्या ही है, यू जस्ट कनेक्ट थ्रू कंप्यूटर और पेन ड्राइव, यू चेंज द एडवर्टीजमेंट, डन। तो नाउ डेज मॉडर्न डे एडवर्टाइजमेंट्स के लिए जो बोर्ड्स बनते हैं दे आर बेसिकली एलईडी बोर्ड्स। रोलिंग डिस्प्लेस, यू नो रोलिंग डिस्प्लेस पता है। अभी वही भी एक एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन यू गेट टू कनेक्ट विथ थिंग्स। हमारे कंट्री में अगर कुछ खरीदना है तो हम डायरेक्टली चले जाते हैं शॉप पे, तो जो भी काउंटर खाली होगा वहाँ जाएंगे। कभी कभी तो काउंटर नहीं भी खाली होता तो पीछे से हम लोग आते हैं, वी डोंट केयर कि लाइन खड़ी है, हमको घाई है ना। बट इन मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज यू एंटर अ शॉप, कोई नहीं भी होगा, कोई कस्टमर नहीं है उनके पास, 5 काउंटर खाली पड़े, फिर भी तुमको पहले वहाँ से काउंटर टिकट निकालना पड़ता है, दे हैव अ मशीन, और फिर रुकना पड़ता है चुपचाप। फिर तुम्हारा जहाँ पे नंबर डिस्प्ले हुआ वहीं जाना। ऐसे डायरेक्ट गए तो तुमको सीधा बोल देते हैं यू आर अनएजुकेटेड, तुम डायरेक्ट जा ही नहीं सकते तुम, इवन दो इट इज एम्प्टी। और बैंक में भी वैसा सिस्टम है, वहाँ पे बैंक में भी वैसा सिस्टम है।
यू टू टेक अ टोकन, टोकन नंबर डिस्प्ले होगा, किस पे डिस्प्ले होगा? एलईडी डिस्प्ले, रोलिंग डिस्प्ले। वो बैंक भी लिखा है वैसे वहां पे, रेलवे स्टेशन पे देखा ही होगा तुमने, वो कौन सा डब्बा कहाँ लगने वाला है ना? चार्ट नहीं, वो ऊपर लगाया होता है ना। अभी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, तुम्हारा S2 में बुकिंग है और तुम जाके कहीं खड़े रह गए, फिर बाद में ढूंढोगे, तो क्या वो इसलिए पैसे लगा के रखते हैं, S2 S3 यहाँ पे रुकने वाला है, तो सो एंड सो फोर्थ। दे आर यूज्ड इन ट्रैफिक कंट्रोल लाइट सिस्टम्स। ये जो रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट ट्रैफिक सिग्नल में होता है, वो सब एलईडीज होते हैं। दे आर यूज्ड एज लाइट सोर्स इन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, तो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में भी यूज होता है। दे आर यूज्ड एज ब्रेक इंडिकेटर्स इन बाइक्स एंड व्हीकल, ये तो कब से बता ही रहा हूँ मैं। इसका एक बहुत अच्छा यूज है जिसको तुम बोलते हो 7 सेगमेंट डिस्प्ले। क्या बोलते हो? 7 सेगमेंट डिस्प्ले। 7 segment, as the name implies, 7 segment, there are 7 segments, there are 7 LEDs. वो कहाँ यूज होता है? टू डिस्प्ले नंबर्स 1 2 3 4 0, तो वहाँ पे होता है 7 segment डिस्प्ले। तो यूज इन 7 segment डिस्प्ले यूनिट using arrangement of 7 LEDs, decimal digits from 0 to 9 can be displayed. तो उसका मैं तुमको यहाँ बताता हूँ डायग्राम। तो इफ यू सी A B C D E F, ये 6 हो गए और ये 7वां। तो 7 LED है। कितने हैं? 7। अगर मुझे 0 नंबर डिस्प्ले करना है, 0, तो G को छोड़ के बाकी सारे टर्न ऑन होने चाहिए। अगर मुझे 8 डिस्प्ले करना है, 8, तो सारे के सारे टर्न ऑन होने चाहिए। अगर मुझे 2 डिस्प्ले करना है, 2, तो A B G E D। अगर मुझे 3 डिस्प्ले करना है, A B G C D। 1 डिस्प्ले करना है तो B C या फिर F E। दिस इज हाउ दे यूज दिस 7 सेगमेंट डिस्प्ले टू डिस्प्ले नंबर्स। तो ऐसा है वो, देखो ठीक। अगर 1 चाहिए तो ये दोनों टर्न ऑन है, 2 चाहिए तो A B G E D, 3 है तो A B G C D, 4 है तो F G B एंड C, 5 है तो A F G C D एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये सारे नंबर 7 सेगमेंट डिस्प्ले के हेल्प से हम लोग शो कर सकते हैं ऑल दिस नंबर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आ जाता है हमारे इस चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, विच इज ऑल्सो बेसिकली एम्पलीफायर। थोड़ा सा मैं स्पीड स्लो ही रखूंगा क्योंकि इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसको बाइपोलर क्यों बोलते हैं वो भी देखेंगे हम लोग। सबसे पहले पता होना चाहिए, जैसे तुम पीएन जंक्शन डायोड बोलते हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायोड? देयर आर 2 इलेक्ट्रोड्स फॉर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। ये ट्रायोड है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रायोड? देयर आर 3 इलेक्ट्रोड्स फॉर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, राइट? पक्का? तो डायोड में पीएन दोनों के बीच में एक जंक्शन था, ट्रायोड में पीएनपी या फिर एनपीएन, मतलब एन के बीच में एक पी सैंडविच है, और या तो 2 पी के बीच में एक एन है या तो 2 एन के बीच में एक पी है, सैंडविच। उसको सैंडविच ही बोलते हैं वैसे। व्हाट इज सैंडविच? ना मैं खाने वाला सैंडविच ही पूछ रहा हूँ आपसे। व्हाट इज सैंडविच? 2 ब्रेड के पीसेस में तुम कुछ फिल कर देते हो, उसको सैंडविच बोलते हो ना। यहाँ भी वही है, 2 एन टाइप के बीच में अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर लगा दिया तो एनपीएन ट्रांजिस्टर बन गया। 2 पी के बीच में एक एन हो सकता है तो पीएन भी बन गया। तो रिमेंबर यहाँ पे 2 जंक्शन बनते हैं, 2, क्योंकि एन के बीच में पी है, एन पी एन है, तो एक एन और पी में एक जंक्शन है और एक पी और एन में एक और जंक्शन है। तो यहाँ पे टोटल 3 इलेक्ट्रोड्स है कनेक्शन के लिए और टोटल 2 पीएन जंक्शंस है। राइट? तो the transistor is a semiconductor device having 3 doped regions and 2 junctions. The 3 doped regions are emitter, base and collector. अब इसको समझने का तरीका, अगर तुमको ध्यान में आ गया कि हाउ टू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट, इट इज टू सिंपल, कुछ भी नहीं है। इमिटर नाम में ही है, इमिटर मतलब क्या करेगा? इमिट करेगा। अब ये डोपिंग करने के बाद तुम जब पेंटावेलेंट डोपिंग करते हो तो हु इज द मेजॉरिटी कैरियर? इलेक्ट्रॉन्स।
अगर मैं ट्राइवेलेंट डोपिंग कर रहा हूँ तो हु इज द मेजॉरिटी कैरियर? होल। तो जब मैंने बोला इमिटर, तो इमिटर का काम है चार्जेस को इमिट करना, या तो इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करेगा या फिर होल्स को, डिपेंडिंग ऑन डोपिंग क्या है उसका। पेंटावेलेंट है तो किसको इमिट करेगा? इलेक्ट्रॉन्स। और अगर ट्राइवेलेंट है तो होल्स। श्योर श्योर। तो इमेजिन रियल लाइफ में ऐसा इमेजिन करो, सप्लायर है, सप्लायर होता है ना, डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ चार्जेस। एंड बेस का काम बताता हूँ। बेस इज लाइक अ एजेंट। इफ यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, थोड़ा बहुत पता होगा तुमको, अगर जैसे एक बड़ा सा कंपनी होता है जो सप्लाई करता है, फिर उसके बाद एक एजेंट होता है जो जाता है अलग अलग जगह पे उसका माल बेच के आता है। तो जो माल खरीद रहा है वो कलेक्टर है, जो बेच रहा है वो बेस है, और जो बना रहा है वो इमिटर है। एजेंट मतलब बेस। रियल लाइफ में भी तुम अगर सोचोगे तो एजेंट अपना कमीशन कम ही रखता है ना। 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट था तो वो जाके क्या 4-5 रुपये कमा के बेच देगा 104 105 रुपये में, ऐसा ही करेगा ना, कि 100 की चीज़ 200, 2 दिन में पैसा डबल। थोड़ा लॉजिकली सोचो इस चीज़ को। तो रिमेंबर, ये मैं जो वर्ड्स बोल रहा हूँ जानबूझ के बोल रहा हूँ, सो दैट यू कैन नाउ वंस एंड फॉर ऑल ये कॉन्सेप्ट तुम रात में 2 बजे भी उठोगे तुमको याद आएगा। इमिटर इज सप्लायर, तो जिसको सप्लाई करना सब होना चाहिए, और होता उसके पास है जिसका डोपिंग ज़्यादा होता है। तो हेविली डोप्ड है कौन? इमिटर। और एजेंट मतलब बेस का काम है सिर्फ इमिटर से लेना, कलेक्टर को देना, तो उसका डोपिंग सबसे कम चाहिए, क्योंकि डोपिंग ज़्यादा हो गया खुद ही रख लेगा सारा माल डब्बे में, आगे कुछ गया ही नहीं, तो वैसा नहीं होता ना। तो इसका डोपिंग सबसे कम है। और कलेक्टर जिसको कलेक्ट करना है, इसका डोपिंग लेवल इन बिटवीन होता है, मॉडरेट डोपिंग होता है। तो ये हो गया डोपिंग का स्टोरी। हु इज हेविली डोप्ड? इमिटर। हु इज द लीस्ट डोप्ड? बेस। एंड मॉडरेट डोपिंग? कलेक्टर। पक्का? श्योर? 100%। अब और प्रैक्टिकल लाइफ के कनेक्ट करते हैं। देखो, जो भी सप्लायर होता है, जो प्रोड्यूसर होता है, जो इमिटर होता है, वो क्या करता है? वो माल बनाता है, बेच देता है, बनाता है, बेच देता है, बराबर? श्योर। लेकिन जो बेचने वाला है उसको जगह चाहिए वो माल को संभालने के लिए। कंपनी तो टारगेट देगी कंपनी, लेकिन मेरा क्या, तूने नहीं बेचा, तेरी गलती, लेना पड़ेगा, हर महीने लेना पड़ेगा। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं ना, तुमको अगर पता होगा, हमारे इधर एमआईडीसी में जाके देखो, ऐसे बड़े बड़े वेयर हाउस है उनके। तो इसका थिकनेस सबसे ज़्यादा है। अब बोलोगे क्यों? ये नाम में कलेक्टर है, क्या करने वाला है? कलेक्ट। किसको कलेक्ट करने वाला है? चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स, या तो फिर होल्स। एंड यू नो व्हेन चार्जेस कम दे ब्रिंग और दे जनरेट हीट। तो हीट को डिसिपेट होने के लिए थिकनेस ज़्यादा लगता है, तो इसलिए कलेक्टर थिकनेस वाइज सबसे ज़्यादा है। डोपिंग वाइज क्या है? मॉडरेट है। बेस थिकनेस वाइज भी सबसे छोटा है और डोपिंग वाइज भी सबसे कम है। इमिटर डोपिंग वाइज सबसे ज़्यादा है लेकिन थिकनेस वाइज इन बिटवीन है, बेस से ज़्यादा लेकिन कलेक्टर से कम। पक्का? गुड। 2 टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं, एनपीएन या फिर पीएनपी। इमिटर एन है तो कलेक्टर भी एन है, बेस क्या है? पी है। इमिटर पी है तो कलेक्टर भी, बेस कौन है फिर? एन। लेकिन मोस्टली यूज होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर, तो हमारा पूरा फोकस होगा एनपीएन पे। वी विल बी फोकसिंग ओनली ऑन एनपीएन। तो देखो, ये एक स्कीमेटिक डायग्राम दिख रहा होगा तुमको। यहाँ पे देखो, एक सबसे पहले इमिटर है जिसका थिकनेस कम है कंपेयर टू कलेक्टर। कलेक्टर का थिकनेस सबसे ज्यादा है और बेस का थिकनेस सबसे कम है। तो ये हो गया इमिटर, ये हो गया बेस, ये हो गया कलेक्टर। और एन पी एन में इमिटर और कलेक्टर क्या होता है? एन टाइप। तो उसमें मेजॉरिटी किसका है? इलेक्ट्रॉन्स का। अगर ये एन है, ये एन है, तो बेस कौन है? पी है। तो इसमें मेजॉरिटी किसका है? होल्स का, राइट? तो यहाँ पे तुम देखो 2 जंक्शन बने। एक जंक्शन बन गया बिटवीन इमिटर एंड बेस, इसको बोलते हैं बेस इमिटर जंक्शन, इमिटर बेस जंक्शन, ईबी जंक्शन, इमिटर बेस जंक्शन। और एक पीएन जंक्शन बना किसमें? कलेक्टर और बेस में, तो सीपी जंक्शन।
तो ये सीबी जंक्शन का डिप्लीशन लेयर, ये ईबी जंक्शन का डिप्लीशन लेयर, तीन कांटेक्ट कहाँ से निकालोगे? एक इमिटर से निकालोगे, एक कलेक्टर से निकालोगे और एक बेस से निकालोगे। पक्का? श्योर? 100%? गुड, याद रहेगा। देन अब ये है वो डायग्राम जो अब तक तुमको दिखा रहा था। अब सर्किट में जब हम लोग ट्रांजिस्टर यूज करते हैं, बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर यूज करते हैं, तो ये पूरा तो नहीं ड्रॉ कर सकते ना, फिर हमको सर्किट सिंबल चाहिए। तो इफ यू लुक, सर्किट सिंबल एनपीएन का और पीएनपी का लगभग तुमको सेम दिखेगा ऑलमोस्ट। तो ये जो प्लेट होता है, प्लेट, वर्टिकल प्लेट, ये इसको बोलते हैं बेस प्लेट। तो ये बेस है, बेस। एक है कलेक्टर, एक है इमीटर, बराबर। एक है कलेक्टर, एक है इमीटर। अब इशू ये है, हमारे पास दो टाइप के ट्रांजिस्टर थे, एनपीएन और पीएनपी। तो मैं सर्किट में कौन सा ट्रांजिस्टर यूज कर रहा हूँ कैसे समझेगा? अगर एनपीएन टाइप है तो इमीटर एन टाइप है कि पी टाइप है? इमीटर कौन है? एन टाइप। तो इमीटर एन टाइप है तो इमीटर इलेक्ट्रॉन को इमिट कर रहा है कि होल को कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन इमीटर से कहां जा रहे हैं? बेस में। कहां जा रहे हैं? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट? इलेक्ट्रॉन का जो भी डायरेक्शन होगा उसको अपोजिट। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट? अपोजिट टू दैट ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है? इमीटर से बेस। तो कन्वेंशनल करंट क्या होगा? बेस से इमीटर, बेस से इमीटर। तो एनपीएन दिखाने के लिए या पीएनपी दिखाने के लिए तुम शो करते हो डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। एनपीएन में कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन क्या है? बेस से इमीटर। तो दिख रहा है बेस से इमीटर की तरफ एक एरो डाला है मैंने। उधर उल्टा होगा कि नहीं? यस। तो ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। इसको उल्टा कर दिया तो सारा वर्किंग उल्टा हो जाएगा। तो रिमेंबर, एनपीएन में इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग फ्रॉम इमीटर टू बेस। कन्वेंशनल करंट इज उल्टा ऑफ दैट, बेस टू इमीटर। तो बेस से लेके इमीटर की तरफ एरो देना पड़ेगा, और पीएनपी में उल्टा है। याद रहेगा? पक्का पक्का? श्योर श्योर? तो ये जो एरो हेड्स होते हैं रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, नॉट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसका उल्टा। गुड, ओके। तो अब द बेस इज थिन एंड लाइटली डोप्ड, ऑलरेडी बता चुका हूं। द इमीटर इज हेवीली डोप्ड, ये भी बता चुका हूं। द कलेक्टर इज द लार्जेस्ट ऑफ द थ्री रीजन विद डोपिंग लेवल बिटवीन द डोपिंग लेवल्स ऑफ इमीटर एंड बेस, ये भी मैंने बता दिया। इमीटर इंजेक्ट्स मतलब इमिट्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इनटू बेस, ये भी मैंने बता दिया। अब बेस क्या करता है? बेस अपना कमीशन रखता है। बेस इज लाइक एजेंट, एजेंट का कमीशन 4-5%। तो इधर वही होता है, बेस 5% इलेक्ट्रॉन को खुद के पास रखता है, बाकी 95% कलेक्टर को देता है। तो बेस पासेस मोस्ट ऑफ दिस चार्जेस टू द कलेक्टर। इससे आगे इक्वेशन बनने वाले हैं, डू नॉट टेक दिस कॉन्सेप्ट लाइटली, इक्वेशन बनेगा इससे अब। तो देखो ऐसा है, ट्रांजिस्टर है टू जंक्शन। कौन सा दो जंक्शन? एक तो है इमीटर बेस और एक है कलेक्टर बेस। देन व्हेन बोथ द जंक्शंस आर रिवर्स बायस्ड, हम कर सकते हैं यहाँ से मतलब इमीटर से एक कनेक्शन निकाल के बैटरी के पॉजिटिव को दे देंगे, और बेस से कनेक्शन निकाल के नेगेटिव को दे देंगे। तो दोनों क्या हो गए? ये क्या हो गया? रिवर्स बायस हो ना। एन टाइप कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड पी टाइप टू नेगेटिव इज रिवर्स बायस, बराबर। और उसको भी रिवर्स बायस किया मैंने, तो इसको बोलते हैं आर मोड, रिवर्स रिवर्स मोड, रिवर्स रिवर्स बायस। वैसे थोड़ा पहले ही बता देता हूँ, हमारे पास टोटल टर्मिनल्स कितने हैं इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट के लिए? 3। एक कहाँ से आ रहा है? इमीटर। एक कहाँ से आ रहा है? बेस। एक कहाँ से आ रहा है? लेकिन नॉर्मली जब तुम इक्विपमेंट्स की बात करते हो, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, इनपुट पे 2 लगते हैं, आउटपुट पे 2 लगते हैं। याद है क्या? ट्रांसफार्मर याद है? ट्रांसफार्मर के इनपुट पे 2 टर्मिनल्स थे, आउटपुट पे 2 थे, तो टोटल कितने चाहिए? 4। अभी लड़कों को ज़्यादा अच्छे से समझेगा। आज संडे, वैसे भी सॉरी टू कॉल यू ऑन संडे। हम लोग जब मोर और लेस योर एज और मे बी लिटिल लेस, तो संडे के दिन हम क्रिकेट खेलते थे, क्रिकेट, गली क्रिकेट। कभी कभी होता था कि वी आर ऑड नंबर्स, तो 2 टीम तो बनेगी नहीं, एक को कॉमन करना पड़ेगा। तो इधर भी वही है,
एक को कॉमन करना पड़ेगा, क्योंकि तुमको इनपुट पे 2 चाहिए, आउटपुट पे 2 चाहिए, 4 टर्मिनल चाहिए थे, तुम्हारे पास है 3, तो क्या करोगे, एक को कॉमन। अभी ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में मैं बेस को कॉमन रखने वाला हूँ। किसको कॉमन रखने वाला हूँ, किसको? तो तुमने जरा देखा यहाँ पे, इधर भी बेस आया, इधर भी बेस आया, इमिटर बेस, कलेक्टर बेस, तो इज कॉमन, बेस इज कॉमन। पक्का? अब अगर मैं दोनों को रिवर्स करता तो आर आर बायस, अगर मैं दोनों को फॉरवर्ड कर देता हूं तो एफ एफ बायस। वैसे ना हम आर आर बायस यूज करते हैं, ना हम एफ एफ यूज करते हैं, हम एफ आर यूज करते हैं। मतलब हम लोग इनपुट पे, इस केस में इनपुट इमिटर बेस है, उसको फॉरवर्ड करते हैं, और आउटपुट पे, इस केस में आउटपुट कलेक्टर बेस, उसको रिवर्स करते हैं, उसको बोलते हो एफ आर मोड। इन इट इज एफ आर बायस विच मेक्स द ट्रांजिस्टर वेरी यूजफुल एज एन एम्पलीफायर। तो ये जो मैं माइक्रोफोन से मेरा वॉइस को एम्पलीफाई कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ एम्पलीफायर, आई एम यूजिंग इट इन विच मोड, एफ आर। तो फॉरवर्ड रिवर्स, तो इनपुट जंक्शन को मैंने फॉरवर्ड बायस कर दिया और आउटपुट को मैंने रिवर्स बायस कर दिया। अब डिटेल सीखेंगे हम। So let us try to understand action of a transistor. Again, very simple. When the emitter base junction is forward biased and the collector base junction is reverse biased, it is said to be FR bias. वैसे मैंने यहाँ पे बेस कॉमन किया है, बेस कॉमन किया है। अब इसके आगे नोटेशन विल बिकम लिटिल कंफ्यूजिंग, तो पहले से ध्यान देना। हम देखो कभी भी समझना कैसे, 3 थे, 2 इनपुट पे चाहिए, 2 आउटपुट पे, मतलब 4 चाहिए, 3 है, एक को कॉमन करोगे तो पहले इधर एक लाइन ड्रॉ कर देना, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन लाइन। अब तुमको अगर बेस कॉमन करना है तो बेस से कनेक्शन सीधा इधर जोड़ देना, तो कौन हो गया, कॉमन बेस। कौन हो गया, कॉमन बेस। और बेस और इमिटर से हम लोग लेंगे इनपुट, और बेस और कलेक्टर से हम लोग लेंगे आउटपुट, बराबर। लेकिन यहाँ तो मैंने बेस कॉमन किया ना, कभी तो मैं इमिटर भी कॉमन कर सकता हूँ और कभी मैं कलेक्टर भी कॉमन कर सकता हूँ। कोई कंडीशन तो है नहीं कि हमको बेस को ही कॉमन करना है। इसलिए हम लोग इनपुट एंड पे जो भी वोल्टेज देंगे उसको जनरल नोटेशन है VBB। कौन है, VBB। वैसे तो VBE लिखना चाहिए था ना, क्योंकि इनपुट कहाँ से दे रहे हो, बेस इमिटर, आउटपुट कहाँ से दे रहे हो, बेस कलेक्टर, तो क्या लिखना चाहिए था, VCB और VBE। लेकिन क्या लिखा, VBB और VCC। These are the general notations for the input voltage and for the output, irrespective of who is common। तो इसके आगे जब भी मैं जनरली VBB बोलूंगा, मतलब वो क्या है, इनपुट वोल्टेज है, और VCC आउटपुट। VBB VCC कॉमन बेस के लिए VBB कौन है, बेस इमिटर। VBB इक्वल टू VBE, क्योंकि यहाँ पे तुम बेस इमिटर से इनपुट देते हो, और VCC कौन है, कलेक्टर बेस, तो VCB। बराबर, याद रखना है। अब ये रखोगे या तो समझेगा। अब तो VBB इज इनपुट, VCC इज आउटपुट, गुड। तो अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंटर द बेस, ऑफ कोर्स क्योंकि फॉरवर्ड बायस है। मैंने पहले ही मेंशन कर दिया, बेस इमिटर जंक्शन क्या है, फॉरवर्ड बायस है, और फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, लार्ज करंट फ्लोस अक्रॉस द जंक्शन। वैसे वो नहीं भी समझा, डायग्राम तो दिख रहा है तुमको। इमिटर तुमने फॉरवर्ड बायस करने का मतलब क्या होता है, एन टाइप कनेक्टेड टू नेगेटिव एंड पी टाइप टू पॉजिटिव। अब मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों को साथ साथ में ना मैं डायग्राम भी बता देता हूँ। कौन सा, एनर्जी लेवल डायग्राम, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा मेरे को ऐसा दिख रहे हो कि क्या चल रहा है, ऐसा कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, तो सॉल्यूशन पहले पता करना पड़ेगा। लगेगा क्या होगा, एट द मोस्ट एक लेक्चर बढ़ेगा, उसके ऊपर क्या होगा। तो कॉन्सेप्ट तो गलत लेके नहीं चल सकते हम लोग। दैट इज वन ऑफ द प्राइमरी रीजन मैं ज्यादा घाई में नहीं कंप्लीट करता। सिलेबस कंप्लीट करने को ऑनेस्टली बोलूंगा 16 दिन लगते हैं, एक दिन में एक चैप्टर होता है, कुछ नहीं होता। इट इज वन शॉट देख लो हो जाता है सिलेबस खत्म करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट इज दैट यू अंडरस्टैंड। अब देखो ऐसा है, थोड़ा सा गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं पहले तो
सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ 3 एनर्जी लेवल डायग्राम्स, मतलब बैंड्स बेसिकली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 रीजन थे। कौन से 3 रीजन थे? एक था इमिटर, एक था बेस, एक था कलेक्टर। और सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कि ये बेस है, क्योंकि बेस सबसे कम डोपिंग का होता है, तो बस इसका थोड़ा सा बैंड को छोटा दिखा दिया, बस, बाकी कुछ नहीं। कलेक्टर का विड्थ ज़्यादा होता है तो उसका बैंड का विड्थ ज़्यादा दिखा दिया। वैसे रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। गुड। जब तक तुमने बायस नहीं किया, अब बायस तो बाद में जाते हैं, पहले बताओ इमीटर कौन से टाइप का था? एन। बेस कौन सा टाइप का था? पी। और कलेक्टर कौन था? एन। फर्मी लेवल बताओ। फर्मी लेवल एन टाइप का कहाँ होता है? जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड, यहाँ पे जस्ट अबव द वैलेंस बैंड, यहाँ पे जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। जब नो बायस होता है, नो बायस, हमने कोई बाइसिंग वाइसिंग किया नहीं, उस केस में फर्मी लेवल क्या होते हैं? सेम, मतलब मैचेस, मतलब ओवरलैप, कोइंसाइड एट द सेम लेवल। यहाँ पे माइनॉरिटी, यहाँ पे मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन्स थे कि नहीं थे? यहाँ पे मेजोरिटी होल्स थे कि नहीं थे? यहाँ पे कौन थे? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक। अब मेरे को एक बात बताओ, इस केस में विल द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हियर टू हियर गो? नो, क्योंकि ये कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप, ये पी टाइप के कंडक्शन बैंड से नीचे है। तो जब नो बायस है, नो करंट फ्लोस, नो करंट फ्लोस, बराबर, देयर इज नो करंट। अब जब तुम बोल रहे हो कि मैं इमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कर रहा हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग? भूल गया ना, इसलिए तो इंपॉर्टेंट था। फॉरवर्ड बायसिंग में एन टाइप का बैंड स्ट्रक्चर ऊपर जाता है। कहाँ जाता है? ऊपर। वही तो दिक्कत है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ऐसा ऊपर जाता है। और इसको तुम क्या कर रहे हो? रिवर्स बायस कर रहे हो। क्या कर रहे हो? तो रिवर्स बायस में ये तो और भी नीचे आएगा कि नहीं आएगा? तुमको ऐसा सीढ़ी बनते हुए दिखा गया? हाँ। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ से यहाँ आए और इधर थोड़े बहुत होल्स थे। क्योंकि ये बेस है, ये एजेंट है, ये अपना कमीशन लिए बिना आगे जाने देगा नहीं। फिर यहाँ से यहाँ है। यू सी स्टेप लाइक स्ट्रक्चर। तो ये स्टेप लाइक स्ट्रक्चर इसीलिए करते हैं हम लोग कि सो दैट द बैंड स्ट्रक्चर ऑफ इमिटर, मतलब एन टाइप, शुड बी अप compared to base, so that the electrons can go from here to here. तो बेस को इलेक्ट्रॉन किसने दिए? इमिटर। इमिटर ने 5% रखा तो 5% रिकॉम्बिनेशन हुआ और 95% इधर गया, बराबर। अभी इसी को मैं इक्वेशन के फॉर्म में लिख देता हूँ, वो आगे लिखने ही वाला था पर अभी डायग्राम ड्रॉ किया ही है। तो हु इज द सप्लायर? इमिटर। इमिटर सप्लाइंग इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इमिटर इज द वन हु इज जनरेटिंग द करंट। एंड उस करंट बेस को और कलेक्टर को कहां से मिला? इमिटर से मिला। तो I इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। सिंपल सिंपल, नथिंग सो डिफिकल्ट। बैंड डायग्राम्स तुमको पता होना इज क्वाइट एसेंशियल। गुड। तो अभी याद रखना, ये लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंटर कहां से? इमिटर टू बेस। एज द बेस इज वेरी थिन एंड लाइटली डोप्ड, इट हैज ओनली फ्यू होल्स। तो few electrons from the emitter recombine with these holes and comes out at base current. तो n टाइप के कंडक्शन बैंड से, मतलब इमिटर के कंडक्शन बैंड से बेस के कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन गए और कुछ इलेक्ट्रॉन्स वो रिकम्बाइन हो गए किसके साथ? होल्स के साथ। और वो जो इलेक्ट्रॉन बेस मटेरियल में होल्स के साथ रिकम्बाइन हो गए, वो कौन से फॉर्म में आया? बेस करंट। और बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए? most of the emitter injected electrons enter the collector, 95%। वो कैसा आएगा? in the form of collector current, in the form of collector current। ये बोलना नहीं। more than 95% electrons enter into collector and less than 5% recombine with the holes in the base, right? IC मतलब collector current is much larger than IB, क्योंकि base is small, base current is small। तो बेस करंट की वैल्यू हमेशा माइक्रो एम्पियर में आती है।
ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे तुमको बेसिक्स ही नहीं पता गए। और जो कलेक्टर करंट है वो मिली एम्पियर में आता है, मतलब 1000 ऑर्डर का डिफरेंस है। वो 10⁻⁶ है, 10⁻³ है, तो डिफरेंस ऑफ 1000 मोर और लेस। तो द ट्रांजिस्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एज बाइपोलर ट्रांजिस्टर बिकॉज द कैरियर्स ऑफ बोथ द पोलैरिटी, मतलब यहाँ पे करंट के लिए इलेक्ट्रॉन भी रिस्पॉन्सिबल है और होल भी रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए इसको क्या बोलते हो, बाइपोलर ट्रांजिस्टर। बाइपोलर क्योंकि यहाँ पे यू नो इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोल मतलब चार्ज, तो इफ यू हैव अ सिंगल चार्ज मतलब पॉजिटिव टाइप का चार्ज, दैट इज मोनोपोल, एंड इफ यू हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ कंट्रीब्यूटिंग तो क्या बोलोगे, बाइपोल, इसलिए इसको क्या बोलते हो, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाइपोलर है वो, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स बोथ कंट्रीब्यूट टू द करंट, तो बीजेटी इसलिए बोलते हैं इसको बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। गुड, तो ये तो तुमको मैं बता चुका हूँ। कलेक्टर इमिटर करंट इज बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, लेकिन बेस करंट इजंट इट वेरी स्मॉल, इट्स 1000 टाइम्स स्मॉलर देन कलेक्टर करंट, तो कैन आई निग्लेक्ट इट, यस। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, आई सी इक्वल्स टू आई ई बिकॉज आई बी इज निग्लेक्टेड, आई बी इज निग्लेक्टेड। अब जब भी तुम ट्रांजिस्टर की बात करोगे हम लोग दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर डिफाइन करते हैं, क्या करते हैं, डिफाइन। अब फिर बात वही आ गई, क्यों डिफाइन करना, फिर स्टोरी वही है। डू यू रिमेंबर थर्मोडायनामिक्स, डू यू रिमेंबर हीट इंजन्स, डू यू रिमेंबर हाउ टू कंपेयर टू हीट इंजन्स, efficiency, you know how to compare two refrigerators, coefficient of performance, you remember how to compare two diode rectifiers, रिपल फैक्टर अभी 3 दिन पहले बताया था। सिमिलरली इफ आई वांट टू कंपेयर टू ट्रांजिस्टर, हाउ डू आई कंपेयर टू ट्रांजिस्टर, तो वी डिफाइन टू पैरामीटर्स अल्फा डीसी बीटा डीसी। अल्फा डीसी एंड बीटा डीसी आर जस्ट लाइक थर्मोडायनामिक्स में जो तुम एफिशिएंसी बोलते हो या फिर यहाँ पे जो रिपल फैक्टर बोलते हो वैसा ही है। हमको दो ट्रांजिस्टर को कंपेयर करना है तो हमको पैरामीटर चाहिए, तो हम डिफाइन करते हैं अल्फा डीसी एंड बीटा डीसी। अल्फा डीसी इज द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू दैट ऑफ इमिटर करंट, कलेक्टर करंट टू दैट ऑफ इमिटर करंट, एंड बीटा डीसी इज द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू दैट ऑफ बेस करंट। सिंपल भाषा में अगर तुमको पूरा वर्किंग समझा होगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ से चले थे, इमिटर, कहाँ गए, बेस ने जितना रखना था रख लिया, बाकी कहाँ गए, तो आउटपुट करंट कौन है, कलेक्टर, इनपुट कौन है, तो ये आउटपुट करंट टू दैट ऑफ इनपुट करंट का रेशियो है। जैसे वहां पे वर्क आउटपुट अपॉन, मैंने क्या बोला, सेम है, आउटपुट अपॉन इनपुट ही तो है अल्फा डीसी, है ना, राइट। सिमिलरली बीटा डीसी क्या बताता है तुमको, बीटा डीसी तुमको ये बताता है कि कलेक्टर के पास बेस ने कितना करंट भेजा, क्योंकि IC इज अ कलेक्टर करंट, दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंटरिंग द कलेक्टर थ्रू बेस, मतलब बेस ने खुद ने कितना रखा, मुझे कितना दिया, दैट इज बीटा डीसी। क्योंकि दोनों के पास खुद का कुछ नहीं है, कहां से आया, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब सपोज हम दोनों, वी लेट अस से टू ऑफ अस एंड इनटू अ पार्टनरशिप, इसके बाद जो भी डील होगी हम दोनों मिलके करवाएंगे, तो हमारा कमीशन फिक्स हो जाएगा ना कि इतना मिलने वाला है। तो हमको जितना मिलेगा तो हम डिसाइड कर लेंगे कि ठीक है तुझे 10% दे दिया, मैंने 90% रखा, डिपेंडिंग ऑन तुम कितना काम कर रहे हो, बराबर, सही है। तो हर बार वेरीफाई तो करोगे ना कि मुझे 100 रुपये मिला तो मैंने 10 रुपये रखा, उसको 90 दिए, यहाँ पे वैसा ही है। इन दोनों के खुद के पास कुछ नहीं है, कहाँ से आया, इमीटर। तो ये रेशियो क्या बताता है, IC बाय IB क्या बताता है, हाउ मच फैक्टर वाइज बेस ने कितना फॉरवर्ड किया कलेक्टर को, सिंपल सी भाषा में। अब थोड़ा और लॉजिकली सोचो, IC इज ऑलवेज लेस देन I, क्यों, क्योंकि IC तो खुद I का पार्ट है ना, इमीटर का ही करंट का कुछ पार्ट किसके पास गया, तो ये हमेशा 1 से छोटा नंबर है, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, यहाँ उल्टा है। तो बीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो अभी याद रखना, व्हाट इज अल्फा डीसी, IC बाय I, व्हाट इज बीटा डीसी, IC बाय IB। अल्फा की वैल्यू हमेशा 1 से और बीटा की वैल्यू 1 से
तो अगर मैं ये इस इक्वेशन को अगर मैं IC से डिवाइड कर दूं, किससे? तो I बाय IC, IB बाय IC, IC बाय IC 1 आ गया। लेकिन IE बाय IC, व्हाट इज IC बाय IE? तो व्हाट इज दिस 1 अपॉन अल्फा, व्हाट इज दिस 1 अपॉन बीटा प्लस 1, करेक्ट। थोड़ा रीअरेंज करोगे तो तुमको अल्फा डीसी मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ बीटा डीसी अपॉन 1 प्लस बीटा डीसी, करेक्ट। और सिमिलरली बीटा चाहिए तो अल्फा डीसी अपॉन 1 माइनस अल्फा डीसी। अभी यहाँ भी कंफ्यूजन होता है, याद नहीं रहता, मैंने इसलिए पहले बोल दिया। अल्फा डीसी की वैल्यू 1 से छोटी, तो ऊपर अगर बीटा है तो नीचे 1 प्लस होगा, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर बड़ा करना पड़ेगा, सो दैट द नंबर इज लेस देन 1। और बीटा डीसी जो है वो 1 से बड़ा है तो नीचे का नंबर छोटा करना पड़ेगा, ऊपर अल्फा है ना तो नीचे 1 माइनस अल्फा। ये जितने तुमको ट्रिक्स बता रहा हूँ ये सारे के सारे CET JEE नीट में इस पे क्वेश्चन आए। उधर इतना खतरनाक कंफ्यूजन होता है, याद ही नहीं रहता, जैसे सोचते बैठे तो क्या सोचना है, वो 1 से छोटा है 1 से बड़ा है, 1 से छोटा है तो नीचे प्लस आएगा और इधर माइनस आएगा। गुड, डन। अभी आ जाते हैं हम लोग ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन पे। ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन, अभी मैंने बोला कितने टर्मिनल्स थे? 3, चाहिए कितने? 4। एक को क्या करोगे? कॉमन। अगर तुम बेस को कॉमन कर रहे हो तो उसको बोलते हो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। अगर तुम इमीटर को कॉमन कर रहे हो, किसको? उसको बोलते हो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। अगर तुम कलेक्टर को कॉमन कर रहे हो तो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। द मोस्ट वाइडली यूज कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट कॉमन बेस, इट इज कॉमन इमीटर। तो ये जो ट्रांजिस्टर मैं भी यूज कर रहा हूँ ना, एम्पलीफायर सर्किट यूज कर रहा हूँ मैं वॉइस को एम्पलीफाई करने के लिए, उसमें भी कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है। तो रिमेंबर, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड। तुमको सर्किट सिंबल याद है? याद है क्या? NP NP NP। अभी मैं सिर्फ NPN पे फोकस करूंगा, मैं PNP सर दिखाने का दिखा रहा हूँ लेकिन फोकस मेरा NPN पे होगा। रिमेंबर, एरो एरो ये उल्टा दिया है, जानबूझ कर रखा मैंने, वो टेक्स्ट बुक का गलती है। दैट इज NPN, दैट इज NPN, दिस इज PNP। तो करेक्शन करना आपको वहां पे। वो आपके टेक्स्ट बुक में मिस प्रिंट हुआ है तो यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि व्हाट इज रॉन्ग। सिर्फ एरो उल्टा कर लो, या तो नाम इसकी टोपी उसके सर, इधर का उधर। गुड, चलो अभी यहाँ ध्यान दो। अभी मैंने तुमको बताया सबसे पहला काम क्या करेंगे, एक कॉमन लाइन ड्रॉ करेंगे। है क्या ये कॉमन लाइन? देखो है क्या? और कॉमन लाइन हमेशा ग्राउंडेड होता है। ग्राउंडिंग क्या होता है? अर्थिंग क्या होता है? ये अर्थिंग का सिंबल है, ग्राउंडिंग का सिंबल। अगर मुझे इमीटर कॉमन करना है तो मैं इमीटर किसको ज्वाइन करूंगा? कॉमन लाइन को। तो देखो इमीटर किसको ज्वाइन किया? कॉमन। और यहाँ पे क्या ज्वाइन किया? इमीटर ज्वाइन किया, किसको? कॉमन लाइन को। तो ये क्या हो गया? कॉमन इमीटर। अच्छा अब एक बात बताओ, वो आगे आने ही वाला है तुमको, डोंट वरी, मैं तुमको ऐसा टेबल बना के देने वाला हूँ कि सारा एक ही टेबल में पूरा काम खत्म हो जाएगा तुम्हारा। कॉमन कौन है? तो बताओ इनपुट कहाँ से देंगे? बेस इमीटर। आउटपुट कहाँ से लेंगे? इमीटर कलेक्टर। तो यहाँ पे आउटपुट VCE है, कलेक्टर इमीटर, और इनपुट VBE है। कौन है? VBE। जो भी कॉमन है वो दोनों में दिखना चाहिए। VBE में E कॉमन है, VCE में भी E कॉमन है, बराबर? पक्का? तो हु इज इनपुट वोल्टेज हियर? VBE। हु इज आउटपुट वोल्टेज हियर? VCE। हु इज इनपुट करंट? बेस करंट, क्योंकि बेस इनपुट को ज्वाइंट हुआ, आउटपुट को कौन ज्वाइंट हुआ? कलेक्टर। तो हु इज आउटपुट करंट? IC। तो जो कॉमन है, जो वो करंट ना इनपुट में आता है ना आउटपुट में आता है, कौन कॉमन है? इमीटर। तो इनपुट करंट इमीटर करंट नहीं है, आउटपुट करंट भी इमीटर करंट नहीं है। इनपुट करंट कौन है? बेस। आउटपुट कौन है? IC, कलेक्टर करंट। पक्का? श्योर? गुड। अगला कॉन्फ़िगरेशन है कॉमन बेस। तो तुमने सीखा अभी, बेस को क्या कर दिया? कॉमन लाइन से ज्वाइन कर दिया। याद है कि बेस से प्लेट था, राइट? तो अभी इनपुट यहां से आएगा कि नहीं? तो हु इज इनपुट वोल्टेज? बेस इमीटर, और आउटपुट पे कलेक्टर बेस।
बेस इमीटर कलेक्टर बेस, कॉमन कौन दिख रहा है? बेस। इनपुट कहाँ से आएगा? इमीटर। आउटपुट कहाँ से आएगा? कलेक्टर। बेस आएगा इनपुट आउटपुट करंट में? नहीं। तीसरा टाइप का कॉन्फ़िगरेशन कौन बचा? कॉमन कलेक्टर। बिफोर आई पुट अ डायग्राम हियर आई वांट यू टू टेल मी, अगर कलेक्टर कॉमन है, इनपुट इज इमीटर कलेक्टर कि बेस कलेक्टर? बेस कलेक्टर। बेस कलेक्टर वीबीसी, और आउटपुट पे वीसीई। राइट। तो अगर कलेक्टर कॉमन है तो बेस कलेक्टर वोल्टेज इज इनपुट वोल्टेज, और वीसीई इमीटर कलेक्टर वोल्टेज इज आउटपुट वोल्टेज। कलेक्टर कॉमन था, इनपुट पे बेस है तो इनपुट करंट कौन है? आईबी। आउटपुट करंट कौन है? आईई। कलेक्टर कॉमन, बेस कलेक्टर, इनपुट लूप, और ये आउटपुट लूप। मैंने अभी जानबूझ के लूप वर्ड यूज किया जानबूझ के। आई एम यूजिंग दिस वर्ड लूप इंटेंशनली नाउ, क्योंकि अभी मेरे को फर्दर डायग्राम ड्रॉ करनी है तो पता होना चाहिए। इनपुट लूप कौन है? बेस कलेक्टर। आउटपुट कौन है? इमीटर कलेक्टर। गुड। तो अब ये तीनों एक साथ कंपैरेटिवली, ये मैंने ब्लू लाइन जो है ना, ये कॉमन लाइन है। कौन है? तो जब मैं इमीटर को कॉमन कर रहा हूँ, सॉरी बेस को कॉमन कर रहा हूँ, तो मैंने बेस कॉमन लाइन को लगा दिया। बेस और ये पता है कौन है? इमीटर है। इमीटर और बेस लाइन में जो इनपुट है वो कौन है? वीबी। और कलेक्टर और बेस लाइन वीसीबी। इनपुट करंट कौन है? इमीटर आईई। आउटपुट कौन है? आईसी। ये जो कॉमन लाइन है, कॉमन लाइन ये किसको लगाई है? इमीटर। तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। इनपुट क्या है? वीबीई। आउटपुट क्या है? वीसीई। इनपुट करंट कौन है? बेस करंट। आउटपुट करंट कौन है? कौन है? कलेक्टर करंट। कौन है? कलेक्टर करंट। बराबर। ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? कॉमन कलेक्टर, सीसी। सीसी मोड। तो इनपुट वोल्टेज कौन है? वीसीबी। आउटपुट कौन है? वीसीई। इनपुट करंट कौन है? आईबी। आउटपुट कौन है? आई सी नहीं हो सकता ना, जो कॉमन है वो इनपुट आउटपुट करंट में नहीं दिखता, वो वोल्टेज में दिखता है। पक्का पक्का पक्का? श्योर श्योर? वन लास्ट टाइम। कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट वोल्टेज कौन है? वीवी। आउटपुट कौन है? वीसीई। इनपुट करंट कौन है? आईबी। आईबी कि आईई? आई। कॉमन इमीटर बोला मैंने, आई कॉमन इमीटर बोला मैंने। तो इनपुट करंट बेस करंट है ना, आउटपुट करंट कलेक्टर करंट है। कॉमन बेस में इनपुट वोल्टेज कौन है? बेस इमीटर। आउटपुट कौन है? बेस कलेक्टर। इनपुट करंट कौन है? इमीटर। आउटपुट कौन है? कलेक्टर। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट वोल्टेज कौन है? वीबीसी। आउटपुट कौन है? वीसीई। वेरी गुड। इनपुट करंट कौन है? कलेक्टर कॉमन बोल रहा हूं मैं, तो बेस करंट इनपुट है। आउटपुट कौन है? ये सब तुमको पता होगा तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये सब पता होना चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन कॉमन बेस, इनपुट वोल्टेज वीबीई, आउटपुट वोल्टेज वीसीबी, इनपुट करंट आईई, आउटपुट करंट आईसी, कॉमन इमीटर, बेस इमीटर वोल्टेज इज इनपुट, और कलेक्टर इमीटर VC is output, input current is base current, output current is collector current। अब ये सब बताने का रीजन ये होता है, characteristics of a common emitter configuration। What is the meaning of characteristics? ग्राफ ऑफ करंट वर्सेस वोल्टेज। अभी ये इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, इतना सिंपल भी नहीं है। अगर तुमको ये नहीं समझा या तुमको ये नहीं पता तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है तुम्हारे लिए। हम लोग किसकी कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करने वाले? कॉमन इमीटर। वन लास्ट टाइम, कॉमन इमीटर में कौन कॉमन है? इमीटर कॉमन है। इनपुट वोल्टेज कौन है? इमीटर कॉमन है। बेस इमीटर VBE इनपुट वोल्टेज है। इनपुट करंट कौन है? आई बी कौन?
कौन 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 आउटपुट वोल्टेज क्या है? VCE VCE। तो E भूल जाओ, 50C वो आउटपुट करंट होता है। IC। कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में कॉमन कौन है? इमीटर। इनपुट वोल्टेज कौन है? VBE। E भूल जाओ, बचा B, वो इनपुट करंट है। आउटपुट वोल्टेज कौन है? VCE। बराबर। E तो कॉमन है, भूल जाओ, बचा कौन? C, वो आउटपुट करंट है। पक्का? अब आएगा मजा, क्योंकि अभी डायग्राम है बहुत जबरदस्त, एक्चुअली कुछ नहीं है। इट इज जस्ट द पर्सपेक्टिव, तुम सोचते कैसे हो उसके हिसाब से तुमको कोई भी टॉपिक डिफिकल्ट या इजी लगता है। कोई भी टॉपिक ना डिफिकल्ट है ना इजी है, इट इज योर माइंडसेट। अब मैं बताता हूँ तुमको कि पूरी डायग्राम याद कैसे रखना। याद रखना ही नहीं, टॉपिक समझ लो। कौन से कॉन्फ़िगरेशन की बात हो रही है? इमीटर। एक बेस लाइन डाल दिया। बेस लाइन को कौन कनेक्ट करने वाला है? इमीटर। ऐसा एक लाइन ऊपर आया, आया ऊपर, आएगा आएगा, मैं सरकूंगा तो दिखेगा तुमको, अभी फिलहाल नहीं सरकने वाला मैं यहाँ से। ये लाइन, कॉमन लाइन को कौन ज्वाइन हो रहा है? इमीटर। कौन ज्वाइन हो रहा है? इमीटर। अगर इमीटर कॉमन है तो इनपुट लूप में बेस होगा, आउटपुट लूप में कलेक्टर होगा। ठीक होगा? तो देखो, ये कॉमन लाइन को मैंने इमीटर ज्वाइन किया, इनपुट लूप में बेस है, आउटपुट लूप में कलेक्टर है। ठीक? डू यू रिमेंबर, मैंने तुमको अभी आज बताया था कि इनपुट वोल्टेज जनरली, नॉर्मली नोटेशन क्या था? VBB। क्या था? तो देख रहे तुमको यहाँ पे VBB, देखो कौन है ये? VBB। और आउटपुट पे जनरल नोटेशन इज VCC। दिख रहा है? दिख रहा है? यस। हाँ कि ना? हाँ। पक्का पक्का। लेकिन जब इमीटर कॉमन हो, कौन कॉमन हो? तो इनपुट वोल्टेज कौन होता है? VBE। तो दिख रहा है तुमको यहाँ पे VBE। बराबर, करेक्ट। इसका एरो का मतलब समझाता हूँ तुमको, जरा रुको। राइट? आउटपुट पे कौन सा वोल्टेज होता है? तो दिख रहा है तुमको यहाँ पे VC। यस। इनपुट करंट कौन होता है? आउटपुट कौन होता है? हो गया डायग्राम याद। अब आप बोलोगे कि ये RH मतलब कौन और ये एरो क्यों? RH इज रियोस्टैट, वेरिएबल रजिस्टर। और ये इसका क्या रोल आया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स? ग्राफ ऑफ वोल्टेज वर्सेस करंट। यू नो हाउ टू रिकॉर्ड, हाउ टू गेट दिस ग्राफ। तुम वोल्टेज की वैल्यू चेंज करते हो, किसकी वैल्यू चेंज करते हो? और करंट की वैल्यू मेजर करते हो, किसकी? तो मुझे वोल्टेज की वैल्यू चेंज करनी है। फिलहाल आउटपुट छोड़ दो, इनपुट की बात करो। इनपुट लूप में वोल्टेज कौन है? VBA। बराबर, सही है। और करंट कौन है? IB। तो मैं किसको चेंज करने वाला हूँ और क्या मेजर करने वाला हूँ? किसको चेंज करने वाला हूँ और क्या मेजर करने वाला हूँ? किसको चेंज करने वाला हूँ? कैसे चेंज करने वाला हूँ? रियोस्टैट को का जो स्लाइडर होता है ना, वो सरका के। तो जैसे ही मैं यहाँ पे चेंज करूंगा, क्या चेंज करूंगा? वोल्टेज। क्या मेजर करूंगा? करंट। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स अलग बनने वाले हैं, आउटपुट के अलग। तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पे, इनपुट एंड। वेरी गुड, पक्का। अब जब मैं आउटपुट की बात करूंगा, आउटपुट 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 पे VCE इज द आउटपुट वोल्टेज एंड करंट इज IC। तो मैं क्या चेंज करूंगा? VCE। और क्या मेजर करूंगा? VCE और VC। कैसे चेंज करूंगा? मतलब बेसिकली इनपुट एंड पे मैं पूरा VBB यूज ही नहीं कर रहा हूँ, मैं VBE का एक पार्ट यूज कर रहा हूँ, उसको VBE बोल रहा हूँ। और मैं इधर VCC पूरा नहीं यूज कर रहा, VCC का एक पार्ट यूज कर रहा हूँ, उसको क्या बोल रहा हूँ? VCE। कैसे? बाय स्लाइडिंग। भाई बराबर। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में वोल्टेज एक्सिस पे कौन सा वोल्टेज है? VBE। करंट एक्सिस पे कौन है? IB। कौन है? आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में वोल्टेज एक्सिस पे कौन सा वोल्टेज है? VCE। और करंट कौन है? एक्सेलेंट, बराबर, गुड, समझ में आ गया तुमको। अब एक छोटी सी चीज और ऐड करो। जब तुम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक स्टडी कर रहे हो, तुम किसको चेंज कर रहे हो? VBE। क्या मेजर कर रहे हो? क्या चेंज कर रहे हो? क्या मेजर कर रहे हो? क्या चेंज कर रहे हो? क्या मेजर कर रहे हो? तब इधर कुछ चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब हम लोग पहले से ही आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट रखने वाले, VC कांस्टेंट, VC। वेरी गुड, बराबर, पक्का। तो हम उसको फिक्स कर देंगे और फिर यहाँ चेंज करेंगे। और जब मैं
आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करूंगा, मतलब VCE चेंज करूंगा और क्या मेजर करूंगा, तो इधर कुछ चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ पे बेस करंट हम लोग कांस्टेंट रखेंगे। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक के टाइम पे आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट रखा जाता है और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के टाइम पे इनपुट करंट कांस्टेंट रखा जाता है। पक्का? गुड। तो अगर मुझे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करना है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, वोल्टेज एक्सिस पे कौन है? इनपुट वोल्टेज एक्सिस पे कौन है? VB। करंट पे कौन है? करंट पे कौन है? करंट पे कौन है? और कांस्टेंट क्या है? VC। क्या है? डू यू रिमेम्बर दिस वाज फॉरवर्ड रिवर्स मोड? FR मोड है ना ये। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर कौन से मोड में यूज कर रहे हो? रिवर्स रिवर्स की फॉरवर्ड फॉरवर्ड की फॉरवर्ड रिवर्स? तो इनपुट जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, कौन है? कौन है? और फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं और कैसे होते हैं? याद है? होता ना वैसा? होता ना वैसा? तो VC इज केप्ट कांस्टेंट, हमने आउटपुट वोल्टेज क्या रख दिया? कांस्टेंट। और VB क्या किया? इंक्रीज किया स्मॉल स्टेप में। और क्या मेजर किया? IB। बराबर। व्हेन वी प्लॉट IB वर्सेस VB, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, ये था ना? फिर आप बोलोगे दो लाइन क्यों है? क्योंकि पहले मैंने VC कांस्टेंट रखा था 10 वोल्ट पे, फिर सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट किया 12 वोल्ट पे, मुझे नेचर सेम मिल रहा। और अगर मैं 14 वोल्ट पे करूंगा तो वापस सेम मिलेगा। वापस सेम मिलेगा, ऐसा सेम मिलता जाएगा। पक्का पक्का? श्योर श्योर? 100%? तो रिमेंबर, ये तो ठीक है, दिस इज फाइन, बट दैट इज व्हाट यू शुड नो नाउ। गुड। अब ऐसा है, देखो उसे कुछ नहीं, जितना तुमने सीखा उसी का सब अभी सारे टॉपिक एक साथ कंबाइन करके हम स्टडी कर रहे हैं। यू रिमेंबर व्हाट इज ओम्स लॉ? V equals to IR. Very good. What is R? V by I. V equal to IR, तो R is V by I. What is characteristic graph of what versus what? Current versus voltage. Excellent. तो अगर मेरे को वोल्टेज करंट के ग्राफ से रजिस्टर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? स्लोप। कैसे निकालेंगे? वेरी गुड। अगर V इक्वल टू आई आर, वैसे V इक्वल टू आई आर कंडक्टर्स के लिए फॉलो होता है, ये सेमी कंडक्टर है, इसके लिए नहीं होता है। वो स्ट्रेट लाइन आता है। स्ट्रेट लाइन क्या आता है? तो उधर तुम कोई भी वोल्टेज रेंज के लिए मेजर करोगे ना, रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम मिलेगी। क्या मिलेगी? क्या मिलेगी? क्या मिलेगी? सेम, मतलब कांस्टेंट। कांस्टेंट को साइंस के या फिजिक्स की भाषा में स्टैटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो उस केस में ओहमिक डिवाइसेस में रेजिस्टेंस की वैल्यू तुम कभी भी मेजर करो, किसी भी वोल्टेज रेंज के लिए मेजर करो, हमेशा क्या मिलने वाला है? सेम। तो उसको बोलते हो स्टैटिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हो? क्योंकि वो आई और वी की वैल्यू पे डिपेंड करता है। यस और नो? और तुमने बोला स्लोप से मिलता है, हाँ कि ना? तुमने बोला, मैंने नहीं बोला, तुमने बोला, हाँ कि ना? अगर मुझे मान लो, इमेजिन मुझे इस ग्राफ से, क्योंकि ये भी वी और आई का ग्राफ है, मुझे यहाँ से रजिस्टर निकालना हो तो क्या निकालना पड़ेगा? स्लोप। लेकिन अगर मैं यहाँ वोल्टेज लेता हूँ तो स्लोप अलग है, यहाँ लेता हूँ तो अलग है, यहाँ लेता हूँ तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो हर जगह पे कांस्टेंट है कि चेंजिंग है? फिजिक्स की भाषा में जो चेंज होता है उसको डायनामिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और ये कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से है? इनपुट। तो रेजिस्टेंस कहाँ देख रहे हो? इनपुट पे क्या आउटपुट पे? और रेजिस्टेंस सेम आएगा कि चेंज होगा? चेंज होगा। डायनामिक इनपुट रेजिस्टेंस। Dynamic because it is changing, because the slope is changing. Input because you are looking at the input loop. ठीक? What is resistance? Voltage upon current. यहाँ पे डेल्टा V by डेल्टा I, डेल्टा V by डेल्टा I, लेकिन कौन सा V? VBE। कौन सा I? IB। आ गया? और तुमने डायनामिक रेजिस्टेंस निकालते वक्त क्या कांस्टेंट रखा था? तो VC इक्वल्स टू कांस्टेंट। बराबर। सेमीकंडक्टर इज सो इंटरेस्टिंग और डिफिकल्ट नहीं है ये। समहाउ तुम लोगों के दिमाग में ये बैठ गया कि फिजिक्स, वैसे तो ये है भी इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स तो बोल ही नहीं सकता मैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स ऑफ कोर्स, बट इट इज प्योरली इलेक्ट्रॉनिक्स नाउ। इट्स टू सिंपल। अभी हम क्या स्टडी करेंगे? सही बात है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में आउटपुट वोल्टेज कौन था? VC E। VC E। और करंट कौन था? तो किसका ग्राफ आएगा ये?
VCE और वेरी गुड। और जब आउटपुट करेक्टरिस्टिक स्टडी करते हैं तो क्या कांस्टेंट रखा जाता है? इनपुट करंट। इनपुट करंट कौन था? बेस करंट। कौन था? जरा देख लो, फॉर कॉमन इमिटर मोड इट इज अ ग्राफ ऑफ कलेक्टर करंट मतलब IC आउटपुट करंट वर्सेस द कलेक्टर वोल्टेज फॉर द फिक्स्ड वैल्यू ऑफ बेस करंट। वेरी गुड। टू स्टडी द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स IB मतलब बेस करंट मतलब इनपुट करंट इज केप्ट constant and VCE is increased in small steps. And what is measured? IC. What is measured? IC. पक्का पक्का, गुड गुड। तो when you plot a graph ऐसा ग्राफ मिलता है। किसका ग्राफ है? आउटपुट वोल्टेज VCE वर्सेस अच्छा यहाँ तक अभी ध्यान दो। अभी ये लाइंस नहीं है, ऐसा इमेजिन कर लो, नहीं है लाइंस, अभी तो कुछ नहीं है, सिर्फ एक्सिस ड्रॉ किया मैंने। तो ये कुछ है क्या? नहीं है, अभी करेंगे। मैंने बोला कि जब हम VCE चेंज करेंगे क्या मेजर करेंगे, लेकिन बेस करंट क्या रखेंगे? कांस्टेंट। और बेस करंट कौन है? इनपुट करंट है। कौन है? कौन है? वेरी गुड, कौन है? सही बात है। किसी के पास, रुको जरा एग्जाम्पल देता हूँ तो समझेगा, तुमको अच्छे से समझेगा। हाँ चलो ठीक है, मैं काम करता हूँ, ये ना माइक्रोफोन का वायर निकाल लेता हूँ। माइक्रोफोन वर्क कर रहा है क्या? क्यों नहीं कर रहा? नहीं, वायर निकालना तो ये तो जनरल लोगों की भाषा है, फिजिक्स की भाषा थोड़ी है। इनपुट नहीं दिया मैंने इसको तो आउटपुट मिलेगा क्या? नहीं। वेरी गुड। तो मैं अभी इसको इनपुट दूंगा तो आउटपुट आएगा क्या? अभी चल रहा है। हाँ, अब मुझे बताओ इधर इनपुट करंट कौन था? IB। तो अगर मैं इनपुट नहीं दूं आउटपुट मिलने वाला है क्या? तो देख लो, अगर IB 0 है तो जो आउटपुट करंट है वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है क्योंकि माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं इधर, बराबर। तो जब तुम इनपुट ही नहीं दे रहे हो तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुमको आउटपुट मिलेगा क्या? नहीं। और जब तुम इनपुट करंट नहीं दे रहे हो, आउटपुट पे कुछ नहीं मिल रहा, तो वो जो डिवाइस है वो ऑपरेशनल मोड में है कि स्टैंड बाय मोड में हो गया? उसको कट ऑफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलेंगे हम? आएगा, अभी आएगा, मैं एक एक करके बताऊंगा। तो व्हेन IB इज 0 IC इज नियरली 0। तुम कितना भी वोल्टेज बढ़ा दो, करंट आ रहा है क्या IC? नहीं, क्योंकि इनपुट करंट क्या था? 0। वी सी दैट द ट्रांजिस्टर इज इन कट ऑफ रीजन। तो ये जो रीजन है ये कौन सा रीजन है? कट ऑफ। मतलब ये इतना रीजन। कट ऑफ मतलब ट्रांजिस्टर इज नॉट इन यूज करंटली। कट ऑफ मतलब क्या कैपेसिटी है? मेरे को लास्ट मंथ लोग बोल रहे थे स्टूडेंट्स थोड़ा जल्दी सिलेबस खत्म करो, तो मैं एक संडे को 2 घंटे नहीं बैठ पा रहा। तो इंक्रीज योर कैपेसिटी है लर्निंग साइंस। मेरा कैपेसिटी मत चेक करो, मैं सुबह 6 से रात के 12 तक पढ़ा सकता हूँ नॉन स्टॉप। इसलिए ऐसा है, यू हैव टू, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ योर दिस हैबिट ऑफ यूजिंग मोबाइल फोन। आप लोगों का वो जो मोबाइल फोन पे जो वो रील देखने का जो आदत पड़ गया ना, योर कॉन्सेंट्रेशन टाइम हैज डिक्रीज सिग्निफिकेंटली। तो यू शुड डू दिस एनीवेज, नॉट वेस्टिंग एनी टाइम एनी मोर। अब देखो ऐसा है, थोड़ा और नोटिस करो, जब तक VCE मतलब आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू 0.3 से कम है, 0.3 से, तुमको दिख रहा है, मैंने पहले IB की वैल्यू क्या रखी? 0, तो कट ऑफ हुआ। लेकिन अभी मैंने IB की वैल्यू क्या रखी? 10 माइक्रो एम्पियर। तो थोड़ा सा मुझे आउटपुट पे करंट मिला कि नहीं? वोल्टेज तो मैं बढ़ा ही रहा हूँ, करंट मिला कि नहीं? मैंने अगर IB की वैल्यू और बढ़ाई तो वापस ग्राफ सेम आया कि नहीं? सिर्फ ग्राफ क्या हुआ? ऊपर शिफ्ट हुआ, क्योंकि इनपुट पे ज्यादा करंट होगा तो आउटपुट पे भी ज्यादा ही आएगा। मैंने IB की वैल्यू और बढ़ाई तो नेचर ऑफ द ग्राफ इज सेम, सिर्फ ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो रहा है कि नहीं? पक्का पक्का, गुड गुड, श्योर। लेकिन डू यू नोटिस कि 0.3 वोल्ट तक करंट की वैल्यू कुछ भी हो, करंट की वैल्यू कुछ भी मतलब किसकी? बेस करंट की, इनपुट करंट की। लीनियर ग्राफ है कि नहीं? स्ट्रेट लाइन दिख रहा है कि नहीं तुमको? तो देखो, फॉर VCE less than 0.3 volt, IC increases with VCE, IC increases with VCE 0.3 वोल्ट तक
मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो करंट बढ़ेगा। और कैसे बढ़ेगा? लीनियरली। इसका मतलब समझ में आ रहा है? इसका मतलब जो करंट है आईसी, उसको कौन कंट्रोल कर पा रहा है? वीसी। कौन कर पा रहा है? कौन कर पा रहा है? वीसी। कौन कर पा रहा है? तो ये जो लाइन मैंने दिया अभी, ये जो लाइन दिख रहा है अभी, पतला सा लाइन ड्रॉ किया मैंने, ये वो रीजन है। वापस लाता हूँ, देखा गया पतला सा लाइन, थिन लाइन, ये 0.3 वोल्ट पे ड्रॉ किया मैंने। मतलब इससे कम वोल्टेजेस पे करंट इज इंक्रीजिंग लीनियरली विथ वोल्टेज। मतलब करंट, आउटपुट करंट आईसी को कौन कंट्रोल कर रहा है? आउटपुट वोल्टेज वीसीई कंट्रोल कर पा रहा है। उसके बाद वो सैचुरेट हो गया। उसके बाद वोल्टेज कितना भी बढ़ाओगे तो वो करंट की वैल्यू क्या हो गई? कांस्टेंट। अब बढ़ने वाली है क्या? नहीं। तो आउटपुट करंट को आउटपुट वोल्टेज कितने वोल्टेज तक कंट्रोल कर पा रहा है? 0.3। रिमेंबर दिस। व्हेन VCE इज ग्रेटर देन VBE 0.7 वोल्ट, जब VCE की वैल्यू, VCE की वैल्यू, ये देखो, ये VCE की वैल्यू 0.7 वोल्ट, VCE की वैल्यू जब 0.7 वोल्ट से बढ़ जाती है, ये 0.7 वोल्ट पता है क्यों इंपॉर्टेंट है? 0.3 और 0.7 वोल्ट इंपॉर्टेंट क्यों पता है? 0.3 is barrier potential for germanium and 0.7 for silicon। तो याद रखना, जानबूझ के एक जगह पे 0.3 यूज किया, एक जगह पे 0.7 यूज किया मैंने। एक्चुअली मैंने यहाँ पे 0.3 लिखना चाहिए था। तो याद रखो, ये 0.7 और 0.3, एक सिलिकॉन का वैल्यू, एक जर्मेनियम का। तो जब मैं वापस बता रहा हूँ मैं, ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है? कौन सा है? कौन सा है? आउटपुट है। कौन सा है? वेरी गुड। आउटपुट कैसे, भूलना मत इसको। कौन सा है ये? और आउटपुट तुमने फॉरवर्ड बायस किया कि रिवर्स बायस किया? रिवर्स। कौन सा है ये? रिवर्स बायस। कौन सा है ये? कौन सा है ये? रिवर्स बायस। कौन सा है ये? भूलना नहीं, रिवर्स बायस है ये, राइट। तो जब ये जो रिवर्स वोल्टेज 0.3 या 0.7 से बढ़ गया ना, तो जो कलेक्टर इमिटर जंक्शन होता है, कलेक्टर इमिटर जंक्शन, वो क्या हो गया? रिवर्स बायस। एंड आईसी गेट्स सैचुरेटेड। आईसी क्या हो गया? सैचुरेट। सैचुरेट मतलब अभी कितना भी वोल्टेज बढ़ाऊंगा, करंट बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा ना। इसको बोलते हैं एक्टिव रीजन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एक्टिव रीजन। तो ये एक्टिव रीजन है। तो ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर यूज करने के लिए हम लोग कट ऑफ में नहीं यूज करते। किस में यूज करते हैं? किस में करते हैं? एक्टिव। किस में करते हैं? एक्टिव। और वन लास्ट थिंग, वो तुम लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं मैं। ये जो लाइन है, ये लाइन दिख रहा है, लाइन, इसके लेफ्ट में डू यू सी एनी करंट हियर? नहीं ना। इसको क्या बोलते हैं पता है? सैचुरेशन। क्या बोलते हैं? सैचुरेशन। बस ये तुम्हारे याद रखने के लिए। यू आर इंटरेस्टेड इन ओनली एक्टिव रीजन। कौन सा रीजन? एक्टिव। तो ये एक्टिव, ये कट ऑफ और ये सैचुरेशन। गुड। अब ये कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स थे? तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पे रेजिस्टेंस भी आउटपुट का होगा कि नहीं? हाँ। और ये वोल्टेज करंट ग्राफ है क्या? हाँ। उसका स्लोप हमको क्या देता है? रेजिस्टेंस। ये स्ट्रेट लाइन है क्या? नहीं है। तो यहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम रहेगी क्या? नहीं। तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस वोल्टेज टू वोल्टेज चेंज होगा। तो ये वोल्टेज स्टैटिक है कि डायनेमिक है? तो हम डिफाइन करेंगे डायनेमिक आउटपुट रेजिस्टेंस। आउटपुट रेजिस्टेंस, व्हाट इज रेजिस्टेंस? V by I। यहाँ पे कौन सा V? VC। कौन सा I? लेकिन यहाँ पे क्या कांस्टेंट रखा तुमने? IB। तो IB केप्ट कांस्टेंट। पक्का पक्का? श्योर श्योर? 100%? तो वी आर इनटू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर नाउ। अभी कुछ नहीं, 10 मिनट का काम बाकी है। सिंपल नाउ। गुड? श्योर?